एक स्नोई बैटलफील्ड पे जहां हर तरफ लाशें बिछी हुई थीं, वहां गिरे हुए झंडों के बीच एक खून से सनी हुई तलवार पर एक सफेद चिड़िया बैठी थी। वो चिड़िया उस सुनसान मैदान में बड़ी क्यूरियोसिटी से आसपास देख रही थी। फिर वो उस तलवार से उड़कर दूर एक किले की तरफ जाती है जो उन मुर्दों के पार था। वहां बर्फीली हवाओं के बीच एक ब्लॉन्ड नाइट खड़ा था। वो खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस लेता है। उस नाइट ने शेर के शेप वाला एक आर्मर पहना था जो उसके पक्के इरादे को दिखा रहा था। वो अपनी तलवार निकाले लहराते हुए केप के साथ लाल आंखों वाले ऑर्क्स की एक बड़ी फौज का सामना कर रहा था। उसकी ब्लेड में उन राक्षसों के चेहरे और खून दिख रहा था और उसमें एक अजीब सी पावर जमा हो रही थी। नरेशन याद दिलाता है कि सदियों से इंसानियत ने कई मुश्किलें झेली हैं। बहुत सी ब्रूटल जंग लड़ी गई जहां तलवारबाजों ने दुश्मनों को हर तरफ से काट डाला। इन्हीं संघर्षों से कई सारे हीरोज निकल कर आए जो उन भयानक दैत्यनुमा जायंट से लड़े। नरेटर बताता है कि वो हमेशा से उन लड़ाइयों के बीच में मौजूद था। वो रिवील करता है कि उसका वजूद असल में ग्रूहॉर्न नाम की एक जादुई तलवार का था। प्रेजेंट में वापस आते हैं, वो लायन नाइट एक कदम आगे बढ़ता है और अपने पैरों तले एक तीर को कुचल देता है। अब वो ऑर्क्स की एक और बड़ी आर्मी के सामने खड़ा था और जंग के लिए तैयार था। वो अकेला उन गिरे हुए लोगों के बीच खड़ा था और कासल के सामने ऑर्क्स ने उसे घेर रखा था। एक बहुत बड़ा और गुस्से में भरा ऑर्क्स कमांडर दहाड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है। वो नाइट के कंधे पर जोर से लगती है और उसे घायल कर देती है। ऑर्क कमांडर एक लाल ऑरा निकालता है जिससे उसके पीछे खड़े अनगिनत मॉन्स्टर्स और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ग्रोहॉर्न महसूस करता है कि अब वो सिर्फ एक तलवार बनकर नहीं खड़ा है। वो अनाउंस करता है कि अब वो खुद एक नाइट के रूप में लड़ रहा है। वो नाइट अपनी ब्लू एलिमेंटल पावर निकालता है जिससे बर्फ की नुकीली दीवार खड़ी हो जाती है। उसकी नीली आंखों में एक जुनून दिखता है और उसकी पावर बढ़ने लगती है। उसके होठों के पास मैजिक एनर्जी घूमने लगती है जैसे वो कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला हो। उसकी आंखों की नीली रोशनी पूरे बर्फीले मैदान, पहाड़ों और किले पर फैल जाती है। नरेशन बताता है कि वो बर्फ से ढकी जमीन और खून से सनी दीवारें बिल्कुल शांत थीं, पर तभी उन गिरे हुए सैनिकों में नीली माना भरने लगती है और वो हिलने लगते हैं। घायल नाइट्स तलवार की उस ताकत से दोबारा खड़े हो जाते हैं। उस सन्नाटे को सिर्फ एक वॉर हॉर्न की आवाज तोड़ती है जो सुबह के हमले का इशारा था। किंगडम के वॉरियर्स अपनी चमकती नीली तलवारों के साथ अपने लीडर्स के पीछे इकट्ठा हो जाते हैं। ग्रोहॉर्न का जो नया नाइट है उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस वाली स्माइल है और उसकी तलवार चमक रही है। नीली एनर्जी का एक बहुत बड़ा घेरा उन ऑर्क्स की तरफ बढ़ता है। एक सिस्टम मैसेज आता है कि एक बड़ा वॉर इवेंट शुरू हो चुका है। लायन नाइट तूफान के बीच सबसे आगे दौड़ता है। नरेशन याद करता है कि कैसे पुराने जमाने के हीरोज ने कभी ग्रूहॉर्न को चलाया था। तलवार को एक खास सुनहरे बालों वाले नाइट की याद आती है। आज की जंग में भी वो नाइट बिजली की रफ्तार से ऑर्क्स को खत्म कर रहा है। वो दुश्मनों को काटते हुए एक खतरनाक मुस्कुराहट देता है। ग्रूहॉर्न नोट करता है कि वो पुराने हीरोज उसके दोस्त थे। वो उसके उस्ताद भी थे और उसके शागिर्द भी। एक चांदी जैसे बालों वाला स्वॉर्ड्समैन तलवार की पावर यूज करके एक जायंट ऑर्सी के 2 टुकड़े कर देता है। नरेटर कहता है कि उन वॉरियर्स ने जो भी कहानियां बनाई वो सब उससे ही जुड़ी थीं। एक लंबे बालों वाली औरत भी बड़ी बहादुरी से एक मॉन्स्टर को ग्रूहॉर्न से बीच से काट देती है। वापस आज की जंग में लायन नाइट अपने जख्मों के बावजूद बड़े सुकून से अपना कॉलर ठीक करता है। कोई अपनी आंखें खोलता है और यादों से निकलकर होश में आता है। ग्रोहॉर्न समझाता है कि आज के इस मुसीबत भरे दौर में एक नया ऑर्क लीडर सामने आया है। वो मॉन्स्टर चीफ्टन गुस्से में चिल्लाते हुए हमला करता है। एक इंसानी आंख में नीली लपटें उठती हैं और ग्रोहॉर्न की चेतना फिर से जाग जाती है। वो नाइट पूरी नीली एनर्जी से भर जाता है। ग्रोहॉर्न और उसका नाइट मिलकर उस ऑर्क लीडर से भिड़ जाते हैं और लड़ने की कसम खाते हैं। ऑर्क लीडर उनके कंबाइंड हमले से लड़खड़ा जाता है। जीत के बाद वो लायन नाइट ढलते हुए सूरज और हारते हुए दुश्मन के सामने खड़ा होता है। वो थका हुआ है पर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल है। ग्रोहॉर्न फिर से एक महान किस्सा बनने का फैसला करता है। एक चमकता हुआ कॉस्मिक वजूद दिखता है जो नरेटर के पुनर्जन्म का इशारा है। वो बताता है कि वो इस दुनिया में एक तलवार के रूप में पैदा हुआ था। सदियों तक वो कई लोगों से मिला और अनगिनत मास्टर्स की सेवा की। उसने उन्हें गाइड किया ताकि वो इतिहास के महान हीरोज बन सकें। आखिर में वो एक ऐसे शख्स से मिला जिसे वो अपना असली साथी मानता है, एक मजबूत नाइट। साथ मिलकर उन्होंने हर तरह के मॉन्स्टर्स, चमगादड़ों और मुर्दों का खात्मा किया। वो साथी लियोनबर्ग के एक दूर दराज गाँव का एक लड़का था। उन्होंने पूरी दुनिया घूमी और कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। उनकी दोस्ती ने ऐसे कारनामे किए जिनका कोई मुकाबला नहीं था। वक्त तेजी से आगे बढ़ता है फ्रॉस्ट माउंटेन्स की तरफ जहां भयानक तूफान उठ रहा था। उस आखिरी जंग में बर्फ और चट्टानों के बीच एक तबाहकुन मैजिक फैलता है। वो पुराना नाइट खून की उल्टी करते हुए लड़खड़ाता है पर ग्रूहॉर्न को मजबूती से थामे रखता है। वो उस ब्लिजर्ड में घुटनों के बल बैठ जाता है और तलवार का सहारा लेता है। उसके सामने एक विशाल सफेद ड्रैगन खड़ा था जो पहाड़ों से भी बड़ा दिख रहा था। वो गुस्से में भरा ड्रैगन दहाड़ता है और पिंक एनर्जी की लहरें निकालता है। नाइट बिना डरे उसका सामना करता है। अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार, वो ड्रैगन की छाती पर रोशनी की एक बहुत बड़ी बीम छोड़ता है। नाइट के हाथ में पकड़ी ग्रूहॉर्न नीली लपटों से जल उठती है।
नाइट एक बहुत बड़ा ब्लू और पिंक मिक्स धमाका उस ड्रैगन पर करता है। अपने जख्मों के बीच मुस्कुराते हुए वो अपनी तलवार से कहता है कि मेरे साथ मिलकर लड़ो। फिर वो अपने चारों तरफ नीला ऑरा फैलाता है और ड्रैगन को चैलेंज करता है। एक आखिरी हमले में वो ग्रूहॉर्न को सीधा ड्रैगन के दिल के पार कर देता है। वो हमला इतना जोरदार था कि ड्रैगन के साथ साथ बर्फ और आसमान भी फट गया। नरेशन क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है, ये कहते हुए कि आखिरकार उनकी जद्दोजहद खत्म हुई। वो आखिरी बार ड्रैगन को खत्म कर देता है और हर तरफ एक चमकती एनर्जी फैल जाती है। ग्रोहॉर्न याद करता है कि ये वही वक्त था जब उन्होंने फ्रॉस्ट माउंटेन्स के सफेद ड्रैगन को मारा था। इसके नतीजे में उसके साथी को एक राज्य का राजा बना दिया गया। ग्रोहॉर्न खुद एक पवित्र निशानी बन गया जिसे ड्रैगन स्लेयर सॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा गया। अपने मरते हुए साथी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ग्रोहॉर्न को उस रॉयल खानदान के हवाले कर दिया गया। बहुत समय बाद अंधेरे में तलवार की नींद में कुछ आवाजें और शोर शराबा खलल डालते हैं। ग्रोहॉर्न थोड़ा घबरा कर जागता है और सोचता है कि अचानक सब इतना शोर वाला क्यों हो गया है। खुद को हिलते हुए महसूस करके वो गुस्से में सवाल करता है कि किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई जो उसे छेड़ रहा है। एक मोटा ब्लॉन्ड प्रिंस बड़े गर्व से अनाउंस करता है कि अब वो इस तलवार का मालिक है, जिसे देखकर आसपास खड़े लोग हैरान रह जाते हैं। एक नाइट घबरा जाता है और जोर देता है कि सिर्फ राजा ही उस पवित्र चीज को हाथ लगा सकते हैं, और वो प्रिंस के सामने गिड़गिड़ाता है कि वो उसे वापस कर दे। प्रिंस शब्द सुनते ही ग्रोहॉर्न समझ जाता है कि उसे पकड़ने वाला रॉयल फैमिली से है। उस लालची और घमंडी लड़के को देखकर तलवार उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी तुलना एक सुअर से करती है। जब प्रिंस शेखी बघारता है कि उसके लिए कुछ भी मना नहीं है, तब ग्रोहॉर्न को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और वो बेचैन हो जाता है। वो अपने जजमेंट की खास पावर यूज करता है ताकि इस नए मालिक को परख सके। एक स्टेटस विंडो रिवील करती है कि ये लड़का 16 साल का एड्रियन लियोन है, जिसमें कोई हुनर नहीं है, और उसकी बुरी आदतों की लिस्ट देखकर कंफर्म हो जाता है कि वो लिबी का ही वंशज है। ग्रोहॉर्न ये देखकर दंग रह जाता है कि सॉर्ड सेंट्स की लाइन में ऐसा निकम्मा वॉरिस पैदा हुआ है। इधर एड्रियन लालच में ये सपने देख रहा है कि उसे कितनी पावर मिलेगी। एड्रियन को लगता है कि ग्रोहॉर्न को पाकर आखिरकार राजा और दरबारी उसे इज्जत देने पर मजबूर हो जाएंगे। ग्रोहॉर्न उसे बिल्कुल बेवकूफ समझकर खारिज कर देता है। अपनी ही ख्याली दुनिया में खोए हुए एड्रियन दिखावे के लिए उस महान ड्रैगन स्लेयर से पावर मांगता है, पर ग्रोहॉर्न साफ इनकार कर देता है कि वो उस जैसे बंदे की मदद नहीं करेगा। प्रिंस पागलपन में ग्रोहॉर्न का नाम चिल्लाता है और पैलेस के अंदर तलवार को इधर उधर पागलों की तरह घुमाने लगता है, जिससे गार्ड्स और मेड्स डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और उसे रुकने को कहते हैं। जब कोई उसे ऑर्डर देता है तो एड्रियन भड़क जाता है और तलवार चलाते हुए नौकरों को धमकी देता है। वो खुद को यकीन दिलाता है कि अगर उसे ग्रोहॉर्न की पावर मिल गई तो उसका विरोध करने वाला हर कचरा उसके नीचे होगा। इसी जुनून में एड्रियन बिना सोचे समझे आगे झपटता है। वो लड़खड़ा कर गिर जाता है और उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। वो उड़ती हुई तलवार एक गार्ड के हाथ में जा घुसती है और आगे बढ़ती रहती है। जब तलवार एक स्पेक्टेटर की तरफ बढ़ती है तो सब डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। एक मेड की सांस अटक जाती है। फिर कोई घबराहट में प्रिंस का टाइटल चिल्लाता है। एड्रियन फर्श पर पड़ा था और ग्रोहॉर्न उसके सीने में धंसा हुआ था। खून बहने लगता है और लोग रॉयल डॉक्टर को बुलाने के लिए भागते हैं। ग्रोहॉर्न शॉक में महसूस करता है कि उससे घायल होने वाला ये बेवकूफ प्रिंस ही है। जैसे ही एड्रियन की आंखों के सामने अंधेरा छाता है, उसे लगता है कि वो मर रहा है। ग्रोहॉर्न को अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा लगता है जैसे वो बेहोश होने वाला हो। नरेशन बताता है कि प्रिंस एड्रियन अपनी नालायकी, घमंड और लालच के लिए बदनाम था और वो तख्त का वारिस बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। उसे एक बेवकूफ, आलसी और बेरहम सुअर प्रिंस कहा गया है। जब वो मौत के मुंह से वापस आता है और अचानक बच जाता है तो पूरे किंगडम में अफवाहें फैलने लगती हैं। पैलेस की मेड्स बातें करती हैं कि प्रिंस एड्रियन हाल ही में बदल गया है। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ शर्म या डर की वजह से सीधा बन रहा है और जल्द ही पुराना वाला बन जाएगा। नरेटर कहता है कि एड्रियन इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ग्रोहॉर्न डर के साथ महसूस करता है कि इस जिस्म पर कब्जा करके उसने अपने साथी के वंशज को मार दिया है और उसकी जिंदगी छीन ली है। एक मेड अनाउंस करती है कि राजा आए हैं और एड्रियन से तैयार होने को कहती है। एड्रियन, जिसके अंदर अब ग्रोहॉर्न की रूह है, बुदबुदाता है कि जब वो मर रहा था तब बाप ने इग्नोर किया और अब मिलने क्यों आ रहा है। मेड डरकर उसे बोलने में एहतियात बरतने को कहती है। तभी उसके पीछे एक सख्त चांदी जैसे बालों वाला नाइट आता है। वो नाइट कहता है कि भले ही एड्रियन मौत से वापस आ गया है, पर उसका मिजाज नहीं बदला। वो मेड को भेज देता है और कहता है कि राजा को एड्रियन से कोई उम्मीद नहीं है। जब ग्रोहॉर्न सोचता है कि ये आदमी कौन है, तो नाइट एड्रियन को याद दिलाता है कि उनका गुरु शिष्य का रिश्ता है और वो उस पर अनजान बनने का इल्जाम लगाता है। एड्रियन के अंदर बैठा ग्रोहॉर्न गेस करता है कि ये उस सुअर प्रिंस का पुराना टीचर होगा। वो कंफ्यूजन का नाटक करता है और कहता है कि उसकी यादें धुंधली हैं, जिसे सुनकर नाइट चिंता में पड़ जाता है। एक सेवक राजा के आने का ऐलान करता है और राजा का नाम सुनते ही ग्रोहॉर्न रिएक्ट करता है। ग्रोहॉर्न समझ जाता है कि आने वाला राजा इस बदमाश प्रिंस का बाप होगा। राजा को देखकर वो हैरान रह जाता है और उसे उम्मीद से ज्यादा प्रभावशाली पाता है। ग्रोहॉर्न अपनी राय बदल लेता है और सोचता है कि रॉयल ब्लड उतना भी खराब नहीं हुआ जितना उसे डर था।
नरेशन कहता है कि उम्मीद के उलट राजा काफी काबिल और शांत दिख रहे थे जब उन्होंने एड्रियन से बात की। जब नाइट राजा को एड्रियन की मेमोरी लॉस के बारे में बताता है तो दरबार में खलबली मच जाती है और रॉयल डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर लेटे हुए प्रिंस को चेक करता है जबकि नाइट्स और मेड्स फिक्र में देखते रहते हैं। वो रिपोर्ट देता है कि एड्रियन का शरीर पूरी तरह हेल्थी है। डॉक्टर सुझाव देता है कि एड्रियन की ये हालत शायद दिमागी सदमे की वजह से हुई टेम्पररी मेमोरी लॉस हो सकती है। ये सुनकर ग्रोहॉर्न डर जाता है कि कहीं वो पकड़ा न जाए। राजा ठंडे लहजे में कहते हैं कि ये टाइमिंग कुछ ज्यादा ही सही है। वो चैलेंज करते हैं कि क्या एड्रियन को लगता है कि भूल जाने से उसकी पुरानी गलतियां खत्म हो जाएंगी। राजा लेक्चर देते हैं कि लोग गलती कर सकते हैं पर इंसान तभी बढ़ता है जब वो अपनी गलती पहचाने और उसे ना दोहराए। वो एड्रियन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो ये सारे सबक भूल चुका है क्योंकि एड्रियन को कुछ याद नहीं है। राजा कहते हैं कि वो अपनी पुरानी गलतियों से रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ा है। गुस्से में आकर राजा कहते हैं कि अगर कुछ नहीं बदला तो एड्रियन हमेशा के लिए निकम्मा ही रहेगा। जब बाकी लोग उन्हें शांत होने को कहते हैं, ग्रोहॉर्न को ऐसा लगता है जैसे उसकी बातों से खाल उधेड़ दी गई हो। ग्रोहॉर्न मन ही मन अपनी किस्मत को कोसता है, ये महसूस करके कि उसे प्रिंस तो छोड़ो, एक इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो हैरान होता है कि असली एड्रियन ने कितना गंदा बिहेव किया होगा। राजा जब एड्रियन को उसके पर्सनल नाम से पुकारते हैं तो ग्रोहॉर्न झटका महसूस करता है। तभी रानी रोती हुई अंदर आती हैं और एड्रियन को गले लगा लेती हैं, कहती हैं कि वो समझ सकती हैं कि वो कितना कंफ्यूज्ड होगा और उसकी यादें वापस आ जाएंगी। वो जोर देती हैं कि उसका भूला हुआ पास्ट बेकार और अनइम्पोर्टेंट है और उसे बड़े प्यार से दुलारने लगती हैं। उसके गाल सहलाते हुए वो दुख जताती हैं कि उसका कभी इतना खूबसूरत चेहरा अब कितना कमजोर हो गया है। जबकि ग्रोहॉर्न मन में प्रोटेस्ट करता है कि वो अभी भी काफी चबी दिखा रहा है। वो आगे कहती हैं कि वो बस उसे होश में देखकर खुश हैं। उसे गोदी में लेकर वो गिड़गिड़ाती हैं कि वो दोबारा कभी उस पवित्र तलवार जैसे खतरनाक चीजों को हाथ न लगाए और कहती हैं कि अगर वो होश में ना आता तो वो टूट जाती। एड्रियन उनकी बाहों में थोड़ा ऑकवर्ड होकर बैठा रहता है, अपनी माँ के इस हद से ज्यादा दुलार से दब सा जाता है। ग्रोहॉर्न उस दुखी रानी को देखकर खुद को गुनहगार महसूस करता है और सोचता है कि भले ही वो रानी अपने बेटे से चिपक कर रो रही है, पर असलियत तो ये है कि जब तलवार ने उसके जिस्म पर कब्जा किया तब एड्रियन असलियत में मर चुका था। सीन एक बड़े से शानदार किले की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ रात का वक्त है और कोई दुख जताता है कि ये हालत काफी बोझ जैसी लग रही है। रानी बड़े प्यार से उस मोटे प्रिंस से कहती है कि वो आराम करे और वो उससे मिलने दोबारा आएंगी। उनके जाने के बाद वो प्रिंस एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ जागता है। उसे याद आता है कि एक पुराने साथी ने उससे अपने वंशजों की हिफाजत करने को कहा था, पर अंत में उसने उन्हीं में से एक को मार दिया। इस बात से परेशान होकर वो मानता है कि भले ही ये एक हादसा था, पर उस डिसेंडेंट की जान उसने ही ली है। वो पक्का इरादा करता है कि अब उसे उस शख्स के बदले अच्छे से जीना होगा जिसे उसने मारा है। वो समझाता है कि एक तलवार के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के कचरे को साफ करने में बिता दी और भले ही ये नया जिस्म बिना किसी टैलेंट के है और मोटा है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि अब उसे बस अपनी ताकत को जीरो से दोबारा खड़ा करना है। अपने कई शागिर्द को सिखाने के तजुर्बे पर भरोसा करते हुए वो दोबारा ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि पहला कदम एक मैना हार्ट बनाना है। वो माना को चैनल करना शुरू करता है और उसके मुंह से चमकती हुई एनर्जी निकलने लगती है। नीला माना उसके चारों तरफ फैल जाता है और उसके सीने में जमा होने लगता है जब वो माना हार्ट बनाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वो प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, माना बड़े जोर से उबलने लगता है। वो अनस्टेबल माना फट जाता है और उसके पूरे जिस्म में बिखर जाता है। दर्द और हैरानी में उसे एहसास होता है कि उसके सीने के साथ कुछ गलत हुआ है। वो समझ जाता है कि माना इसलिए बिखर गया क्योंकि ये कमजोर जिस्म उसे सही से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। हार न मानते हुए वो दोबारा माना हार्ट बनाने की कोशिश करता है। वो अपने दांत पीसते हुए इस कोशिश में और भी ज्यादा माना झोंक देता है। वो बार बार खुद को उकसाता है और माना को दोबारा अपने सीने की तरफ धकेलता है। थक कर वो गिर पड़ता है क्योंकि माना एक बार फिर बाहर की तरफ फट जाता है। फर्श पर तड़पते हुए वो इस जिस्म को कोसता है और इस बात पर हैरान होता है कि ये माना को हैंडल करने में इतना नामुमकिन क्यों लग रहा है। अभी भी दर्द में वो चिल्लाता है कि इस जिस्म की हालत कितनी घटिया है। वो चीखता है कि अगर वो अपने असली तलवार वाले जिस्म में होता तो वो माना की जबरदस्ती से ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन को आराम से ठीक कर देता। एक नौकर दरवाजा खटखटाता है और प्रिंस के कमरे में आने की इजाजत मांगता है। एक मेड एक गर्म कप लेकर आती है और बताती है कि ये रानी ने उसकी सेहत के लिए एक ताकत की दवाई भेजी है। वो घबराते हुए उससे रानी की खातिर ये पीने को कहती है, भले ही वो कड़वी हो। उसके पुराने नखरों को याद करके वो डर के मारे उसे देखती है कि कहीं वो फिर से हंगामा न शुरू कर दे। उसे याद आता है कि पिछली बार उसने दवाई फेंक दी थी और चिल्लाया था कि वो इसे नहीं पिएगा, पर अब दवाई को देखकर वो अचानक हैरानी से रिएक्ट करता है। वो पहचान लेता है कि जो लिक्विड वो लाई है उसमें माना भरा हुआ है। फौरन एक्शन लेते हुए वो उस घबराई हुई मेड की ट्रे से बोल छीन लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो पूरा बोल एक बार में गटक जाता है। मेड बिल्कुल सुन्न रह जाती है। उसके इस बदले हुए व्यवहार को देखकर दंग रह जाती है।
खाली बोल को जोर से पटकते हुए वो रूखेपन से कहता है कि उसने खत्म कर लिया है और उसे बाहर जाने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो जल्दी से मानकर बाहर निकल जाती है, वो सोचता है कि अब वो माना हार्ट बनाने की एक और कोशिश कर सकता है। दवाई की ताकत का सहारा लेकर वो खुद को नीली लपटों से घेर लेता है और माना हार्ट का रिचुअल फिर से शुरू करता है। नए माना को सेट होते हुए महसूस करके वो सुकून की सांस लेता है कि इस बार तरीका काम कर रहा है। वो अंदाजा लगाता है कि भले ही माना की मात्रा कम है और वो जल्दी खत्म हो जाएगा, पर कम से कम ये एक शुरुआत तो है। वो कॉरिडोर में मेड के पीछे भागता है और उसे आवाज देता है। ट्रे की तरफ इशारा करके वो सीधा पूछता है कि क्या ऐसी और दवाई मिल सकती है। कुछ दिन बाद उसके हाथ नीले माना से जलने लगते हैं, जो दिखाता है कि उसकी माना कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। एक गहरी और थोड़ी डार्क स्माइल के साथ वो बुदबुदाता है कि आखिरकार वो पल आ गया है जिसका वो इंतजार कर रहा था। खुशी से भरकर वो ऐलान करता है कि अब वो इस जमा की हुई ताकत से एक असली माना हार्ट बना सकता है। उसे याद आता है कि उसने पहले भी अनगिनत बार माना हार्ट बनाए हैं और उसे लगता है कि वो इसे फिर से आराम से कर लेगा। जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है, अचानक दर्द की वजह से उसका चेहरा शॉक में बिगड़ जाता है। तड़पते हुए उसे देरी से याद आता है कि माना हार्ट बनाना असल में बहुत दर्दनाक होता है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जहां लोग चिल्लाते थे कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर सब कुछ जल रहा हो और उनका सीना फटने वाला हो। वो अपना सीना पकड़ लेता है और महसूस करता है कि माना हार्ट बनाते वक्त ऐसा दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसे कबूल करते हुए वो खुद को संभालता है और मानता है कि दर्द हमेशा इस प्रोसेस का हिस्सा था। वो खुद को चेतावनी देता है कि होश मत खोना, क्योंकि प्रोसेस के बीच में बेहोश होना तबाही मचा सकता है। वो उस खतरनाक माना बैकफ्लो का तस्वुर करता है जो जिस्म को तबाह कर सकता है अगर यूजर बेहोश हो जाए। पसीने में लथपथ वो अपनी इच्छा शक्ति के जोर पर खुद को जगाए रखता है। उबलते हुए माना के बीच घुटनों के बल बैठकर वो बार बार कहता है कि उसे पूरा ध्यान माना को कंट्रोल करने में लगाना होगा। वो बड़े तरीके से उस आउट ऑफ कंट्रोल माना के ढेर को कब्जे में लेता है और खुद को याद दिलाता है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो माना को आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के पास वाले रास्तों से गुजारता है। सही फ्लो को फॉलो करते हुए वो नए बने माना हार्ट को अपने फिजिकल दिल के साथ मिलने और रचने बसने देता है। वो एनर्जी एक पानी की बूंद की तरह सेट हो जाती है जो किसी झील में शांत लहरें फैलाती है। आखिरकार वो जंगली माना शांत हो जाता है और उसके सीने पर एक नीली रोशनी चमकने लगती है। हाँफते हुए वो खुद को चेक करता है और कंफर्म करता है कि प्रोसेस कामयाब हो गया है। जज्बाती होकर वो अपने सीने में एक मजबूत धड़कन महसूस करता है और धीरे से कहता है कि आखिरकार ये बन गया। अपनी नजर में उस कंडेंस्ड ब्लू कोर को देखते हुए वो नोट करता है कि ये माना हार्ट उसने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बनाया है। जीत की हंसी हंसते हुए वो कहता है कि उसने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए एक माना हार्ट पूरा कर लिया है। वो जोर से खुशी मनाता है कि उसने सच में इस जिस्म में माना हार्ट बना लिया है। जब वो अपनी इस जीत का जश्न मना रहा होता है, तभी उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ती है और वो रुक जाता है। उसके सामने एक सुनहरी नोटिफिकेशन आती है जो बताती है कि एक माना हार्ट बन गया है और वो सोचता है कि क्या ये कोई स्टेटस विंडो है। उसे एहसास होता है कि ये विंडो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैसेजेस वो तब भेजता था जब वो एक तलवार था, और वो हैरान होता है कि अब ये उसे खुद क्यों दिख रही है। एक और नोटिस आता है कि उसके ओरिजिन से कनेक्शन वापस जुड़ रहा है, जिसे देखकर वो डर जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। कई सारे सिस्टम मैसेजेस तेजी से गुजरते हैं जो कहते हैं कि कनेक्शन अनस्टेबल है, ज्यादातर पावर्स अभी अवेलेबल नहीं है, पर जजमेंट का एक लिमिटेड रूप अब उसे दुश्मनों की काबिलियत मापने देता है। आगे के नोटिस बताते हैं कि उसे थर्ड आई और थर्ड ईयर अथॉरिटीज का बहुत ही थोड़ा एक्सेस मिला है, जिससे उसकी देखने और सुनने की शक्ति बढ़ गई है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो इन सो कॉल्ड अथॉरिटीज के बारे में बुदबुदाता है और उनके असर को समझने की कोशिश करता है। जब वो फोकस करता है तो बाहर का पेड़ अचानक इतनी सफाई से दिखने लगता है कि वो दंग रह जाता है। पत्तों को ध्यान से देखते हुए वो कंफर्म करता है कि अब वो दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा साफ देख सकता है। अपने सुनने की ताकत को चेक करते हुए वो अपने अंदर की आवाजों के बारे में सोचता है और महसूस करता है कि शायद वो ऐसी बातें सुन रहा है जो उसके लिए नहीं थी। उसे दरवाजे के पार मेड्स की गप्पे साफ सुनाई देती हैं कि अगर उसका पुराना वाला गुस्सा होता तो अब तक हंगामा हो चुका होता। इससे कंफर्म हो जाता है कि वो बाहर की बातें चोरी छुपे सुन सकता है। अचानक उसके सिर में एक तेज दर्द उठता है और वो चीख पड़ता है। नए वार्निंग्स बताते हैं कि उसका अंदरूनी माना खत्म हो गया है और सारी अथॉरिटीज जबरदस्ती बंद की जा रही हैं। अपना सिर पकड़ते हुए वो समझ जाता है कि एक्सट्रीमली लिमिटेड का असली मतलब ये भयानक हेडेक ही था। वो सोचता है कि उसके पुराने तलवार वाले जिस्म के मुकाबले, जो हर तरफ बिना किसी रुकावट के सब देख सकता था, ये नए सेंसेस बहुत कमजोर हैं। वो नोट करता है कि वो एब्सोल्यूट परसेप्शन जो उसके पास तलवार रहते हुए थी, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अभी के लिए माना की इस थोड़ी सी बूंद के साथ वो बस थोड़ा बेहतर देख सकता है और पास की बातें सुन सकता है।
अपनी मुट्ठी भींचते हुए वो इरादा करता है कि एक बार उसने अपना माना पूल बड़ा कर लिया तो ये अथॉरिटीज भी इवॉल्व हो जाएंगी। जब वो ये सोच रहा होता है तभी उसके पेट से जोर से गुर्राने की आवाज आती है। गुस्से में वो खुद से मानता है कि उसे बस बहुत जोर की भूख लगी है। नौकर तुरंत खाना लाने का वादा करते हैं, जबकि वो फैसला करता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस इंसानी जिस्म के मुताबिक खुद को ढालना है। रानी बहुत खुश होकर आती हैं और अपने बेटे की तारीफ करती हैं कि वो कितना आदर्श बन गया है। उसके चेहरे को गले लगाते हुए वो चहकती हैं कि उसने उनकी दवाई की एक एक बूंद खत्म कर ली और अब वो जरूर अपनी सेहत का ख्याल रख रहा होगा। जब वो उसे दुलार रही होती हैं, तभी कोई वहां आता है और प्रिंस उनकी मौजूदगी को नोटिस करता है। काले कपड़ों में एक सख्त आदमी, जो रानी का भाई और इस तरह प्रिंस का मामा था, वहां आता है और पूछता है कि क्या प्रिंस ने उसे पहचाना। लड़का ईमानदारी से जवाब देता है कि नहीं, ये नतीजा निकालते हुए कि लड़के की सच में याददाश्त चली गई है। रानी अपने भाई से इल्तिजा करती हैं कि वो इस बच्चे को गाइड करें। प्रिंस समझ जाता है कि ये आदमी रानी का इकलौता भाई है और इस तरह उसका सगा मामा है। इस मुलाकात को ध्यान से देखते हुए मामा तंज कसता है कि लड़के ने ऐसी बुरी याददाश्त भूलकर कुछ कीमती नहीं खोया और वो प्रिंस से काफी नाराज दिखते हैं। प्रिंस फैसला करता है कि गलत फहमी बढ़ने से पहले उसे खुद बातें साफ करनी चाहिए। मामा कहते हैं कि वो बस इतनी मदद कर सकते हैं कि प्रिंस का ये फालतू मोटापा कम करवा दें, जिसे सुनकर लड़का शॉक हो जाता है। वो वार्निंग देते हैं कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे और अपनी बहन से कहते हैं कि किसी चमत्कार की उम्मीद ना रखे, जबकि रानी कहती हैं कि इतनी मदद भी काफी है। प्रिंस बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। उसके दिमाग में सवालों के निशान लग जाते हैं कि ये अचानक सख्त ट्रेनिंग का ऑफर कैसा। मामा उसे एक ठंडी और डरावनी नजर से देखते हैं, जो सख्त डिसिप्लिन का इशारा थी। ट्रेनिंग शुरू होती है और लड़के को जमीन पर पटक दिया जाता है और वो गिरते ही चीख पड़ता है। मामा ऐलान करते हैं कि अब से खाने से लेकर सांस लेने तक हर काम के लिए उनकी परमिशन चाहिए होगी और प्रिंस को स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वो आगे कहते हैं कि अगर लड़का सच में मेहनत करेगा तो शायद वो उसे अपने खानदान की सीक्रेट तलवारबाजी थोड़ी बहुत सिखा दें। प्रिंस को ये बात बिल्कुल मजाकिया लगती है कि एक ऐसा इंस्ट्रक्टर जो एक अनडिफीटेड नाइट और एक महान राजा का गुरु रह चुका है, वो उससे इस तरह नीचा दिखाकर बात कर रहा है। मामा ताना मारते हैं कि प्रिंस का ये कपकपाता मोटापा दिखा रहा है कि वो अंदर से कितना भड़ास महसूस कर रहा होगा। लड़का सीधा खड़ा होता है और उनसे कहता है कि वो एक शर्त लगाएं। वो कसम खाता है कि आधे साल के अंदर वो अपने मामा को उसे मानने पर मजबूर कर देगा। उस घमंडी नजर को तोड़ने के लिए वो शर्त लगाता है कि अगर वो हार गया तो वो मामा का हर एक हुक्म मानेगा। बदले में वो मांग रखता है कि अगर वो जीत गया तो मामा को उसकी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी, जो उस बड़े आदमी को काफी मनोरंजक लगती है। मामा मान जाते हैं, ये कहते हुए कि इस फीकी जिंदगी में कम से कम उन्हें मनोरंजन का एक जरिया तो मिला। बाद में ट्रेनिंग के दौरान प्रिंस काफी बुरी तरह हांफता है और मानता है कि उसने इस कमजोर जिस्म के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर दी थीं। परेशान होकर वो अपने इस सुस्त और बेढब जिस्म को कोसता है, जो उसके मुताबिक हिलने को तैयार नहीं था। वो दूसरा तरीका सोचने लगता है और उसके पैरों के पास थोड़ा सा माना घूमने लगता है। वो नतीजा निकालता है कि उसे माना को एक्टिव तरीके से जलाना होगा और वो अपना ध्यान इस बात पर लगाता है कि माना से अपने पूरे शरीर का फैट जला दे। ये देखकर मामा चौंक जाते हैं और उन्हें शक होने लगता है कि लड़के ने क्या किया है। जब उनका मुकाबला बढ़ता है तो मामा वार करते हैं और लड़का इंस्टिंक्टिवली मैना के साथ उसका जवाब देता है, जिसे देखकर वो बड़े आदमी दंग रह जाते हैं। प्रिंस बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहता है और नीली एनर्जी अभी भी उसके चारों तरफ झिलमिला रही थी। उसके मामा हैरान होकर पूछते हैं कि क्या उसने सच में इस जिस्म में माना हार्ट बना लिया है। लड़का बड़े कैजुअल तरीके से मानता है कि हाँ, उसने कुछ समय पहले ही बनाया था और पूछता है कि क्या उन्हें अभी से अपनी शर्त पर पछतावा हो रहा है। मामा भड़क कर पूछते हैं कि वो माना हार्ट बनाने की सोच भी कैसे सकता था। फिर वो दबाव डालते हैं ये जानने के लिए कि लड़के ने ये तरीका कहाँ से सीखा और ये इशारा करते हैं कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। प्रिंस कंफ्यूज होकर माना हार्ट के कॉन्सेप्ट को दोहराने लगता है और सोचता है कि उसके मामा किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। मामा समझाते हैं कि माना हार्ट अब एक पुरानी और घटिया टेक्निक मानी जाती है, जिसे सिर्फ निचले दर्जे के मर्सनरीज इस्तेमाल करते हैं, जिसे सुनकर लड़का बिल्कुल हैरान रह जाता है। ये खुलासा उसके दिमाग में गूंजने लगता है। ये सारी बातें उस लड़के के दिमाग में गूंजने लगती हैं और वो अंदर ही अंदर हैरानी में चिल्लाने लगता है। उसके झटके की वो जोरदार चीख पूरे किले के मैदान में गूंजती है। बाद में अपने हाथ बांधकर बैठे हुए वो बड़े दुख से ये नतीजा निकालता है कि उसका इतना प्यारा तरीका अब बीते हुए जमाने की एक पुरानी निशानी बनकर रह गया है। उसका मामा फिर से दोहराता है कि माना हार्ट्स तो छोटे फाइटर्स के घटिया तरीके हैं और ये बात जोर देकर कहता है कि लड़के की अप्रोच कितनी पुरानी हो चुकी है। प्रिंस बिल्कुल हैरान होकर उसे देखता रहता है और पसीने छूटते हुए ये समझने की कोशिश करता है कि दुनिया की टेक्निक्स कितनी बदल गई हैं। थोड़ा चिढ़कर वो जानने की जिद करता है कि उसके मामा का आखिर मतलब क्या है, तो वो आदमी जवाब देता है कि बोलने से अच्छा दिखाना ज्यादा फास्ट होगा। मामा बड़े सुकून से अपने हाथ के चारों तरफ माना का एक साफ रिंग बनाते हैं और लड़के को ध्यान से देखने को कहते हैं। अपनी ताकतवर नजर का इस्तेमाल करके प्रिंस देखता है कि मामा का माना किसी ढेर की तरह नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साफ सर्कुलर रिंग के शेप में है।
फिर मामा उसकी तरफ माना का एक ताकतवर रिंग वाला स्लैश छोड़ते हैं। वो धमाका लड़के के जल्दबाजी में बनाए हुए माना पर जोर से लगता है, उसके डिफेंस को तोड़ देता है और वो एनर्जी के टुकड़ों से घिर जाता है। मामा समझाते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स माना चेन्स हैं जो माना हार्ट से निकली स्वॉर्ड एनर्जी को चकनाचूर कर सकती हैं और इन्हें बनाना काफी आसान और स्टेबल होता है। वो आगे कहते हैं कि एक जमाने में महान माने जाने वाला खानदान जो माना हार्ट से चिपका रहा, वो भी एक सदी पहले बर्बाद हो गया था, इसलिए आज कोई भी इस तरीके को सीरियसली यूज नहीं करता। बाद में प्रिंस माना चेन बेसिक थ्योरी नाम की एक किताब पढ़ता है और मानता है कि वक्त सच में बदल गया है। वो पढ़ता है कि कैसे मेजर सर्कल्स बनाते हैं जबकि नाइट्स माना की चेन्स बुनते हैं ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन सकें। किताब में डिटेल दी गई है कि एक नाइट का रैंक इस बात से नापा जाता है कि उसने कितनी चेन्स बनाई हैं। उसमें सिंगल चेन से लेकर 10 चेन्स तक के स्टेजेस लिखे हैं जो पावर के बढ़ने को दिखाते हैं। किताब बंद करते हुए वो मानता है कि ये सिस्टम पूरी तरह बकवास भी नहीं है। तभी उसकी नजर ऑथर के खानदान पर पड़ती है। वो एल्ट्रिंग नाम पहचान लेता है और सोचने लगता है कि ये उसने कहाँ सुना था। अचानक उसे याद आता है और मेमोरी सामने आते ही वो रिएक्ट करता है। उसे याद आता है कि बहुत पहले जब वो एक तलवार था, किसी ने पूछा था कि क्या वो वही महान स्वॉर्ड सेंट है। उसे याद आता है एक चोगा पहने हुए स्वॉर्ड्समैन ने अपना नाम अर्नेस्ट एल्ट्रिंग बताया था और उसे चैलेंज किया था ये देखने के लिए कि स्वॉर्ड सेंट के खिताब का असली हकदार कौन है। प्रेजेंट में वापस आते हुए वो कहता है कि तभी एल्ट्रिंग नाम इतना जाना पहचाना लग रहा था। अपने डेस्क पर झुकते हुए वो आलसी तरीके से सोचता है कि उस पुराने दुश्मन का क्या हुआ होगा। वक्त गुजरता है और सीन किले पर एक नई चमकती सुबह की तरफ शिफ्ट होता है। मैदान में प्रिंस ट्रेनिंग के लिए वार्म अप कर रहा होता है और आर्मर्ड नाइट्स उसे देख रहे होते हैं। उसका मामा पूछता है कि क्या उसने सच में पिछली रात माना चेन वाली किताब पढ़ी थी। मामा कहते हैं कि अब तक तो लड़के को समझ आ गया होगा कि माना हार्ट को बढ़ावा देने का उसका पिछला फैसला कितना बेवकूफी भरा था। प्रिंस बड़े कैजुअल तरीके से मुस्कुराते हुए जवाब देता है और जोर देता है कि उसे नहीं लगता कि उसने कोई भी गलती की है। मामा परेशान होकर पूछते हैं कि क्या लड़का असलियत को कबूल करने से इनकार कर रहा है या उसे सच में सिचुएशन समझ नहीं आ रही। अपने हाथ में फिर से माना निकालते हुए मामा समझाने लगते हैं कि सारे माना हार्ट्स एक जैसे नहीं होते और वो गहरे फर्क की तरफ इशारा करते हैं। नरेटर नीली माना निकालते हुए क्लास का फर्क वाली बात याद करता है। मामा को पहले लगता है कि लड़का बकवास कर रहा है। मामा समझाते हैं कि कुछ मर्सनरीज खुद को पुराने जमाने का हीरो समझने लगते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या अंजाम हुआ। वो कहते हैं कि ऐसे सारे लोग 2 रिंग्स पर ही अटक गए और गायब हो गए। वो लड़के को चैलेंज करते हैं कि वो एक डबल चेन नाइट को हराकर साबित करे कि वो अलग है। मामा वादा करते हैं कि अगर उसने ये कर दिखाया तो वो उसके गार्डियन बन जाएंगे जैसा कि लड़के की माँ चाहती है। लड़का सोचता है कि क्या उसके मामा का गार्डियन बनना सच में उसके लिए अच्छा होगा। वो ट्रेनिंग यार्ड में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और नाइट्स उन्हें देख रहे होते हैं। मामा बुरा मानते हुए पूछते हैं कि क्या उनकी गार्डियन बनने की काबिलियत पर शक किया जा रहा है। वो ऐलान करते हैं कि वो नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर हैं और बहुत कुछ हैं। वो आगे कहते हैं कि वो ब्लैक लांसर्स के मास्टर हैं और राजा के 5 सिल्वर लायंस में से एक हैं। वो अपनी 4 रिंग्स वाली जबरदस्त पावर निकालते हैं। वो रिवील करते हैं कि वो एक क्वाड चेन नाइट हैं। वो अपना नाम वेल बलोरहार्ड बताते हैं, उस आदमी के रूप में जो लड़के के पीछे खड़ा हो सकता है। वो पूछते हैं कि क्या इतनी काबिलियत काफी है जबकि लड़का खुद को संभालता है। नाइट्स इस प्रदर्शन को देखकर टेंशन में आ जाते हैं और अपने हथियार तैयार कर लेते हैं। एक नाइट तो डर के मारे अपनी तलवार तक निकाल लेता है। कैप्टन काउंट बलोर को शांत होने का हुक्म देता है। मामा एक मुस्कुराहट के साथ पीछे हट जाते हैं। लड़का अपने मामा को चेतावनी देता है कि बाद में वो अपनी बात से न पलटें। एक बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग सेशन के बाद थका हुआ लड़का गिर पड़ता है और मामा सेशन खत्म कर देते हैं। बाद में लड़का आधा टेबल पर लेटा हुआ है और पूरी तरह निचोड़ चुका है। वो ये सोचकर कांप उठता है कि वो ट्रेनिंग में मरते मरते बचा है। उसे याद आता है कैसे उसके मामा ने उसकी इज्जत पाने की कोशिश का मजाक उड़ाया था और कहा था कि वो अभी सिंगल चेन लेवल पर भी नहीं है। कॉरिडोर में लड़खड़ाते हुए चलती हुई लड़का बुदबुदाता है कि उसका मामा शैतान है। वो अपने कमरे में एंटर करता है जहां कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। आने वाला शख्स रॉयल डॉक्टर है जो याद किए जाने पर थोड़ा हम्बल्ड महसूस करता है। लड़का हैरानी से सीखता है कि रानी ने उसके लिए हीलिंग मैजिक का ऑर्डर दिया था। डॉक्टर चमकती हुई हीलिंग मैजिक के साथ आगे बढ़ता है और बड़े तमीज से लड़के को पास बुलाता है। लड़का पैनिक हो जाता है और गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है, ये कहते हुए कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। गुस्से में भरा हुआ लड़का इनकार करता है कि आज उसने जो तकलीफ झेली है वो उसे बेकार नहीं जाने देगा। उसका नाइट एस्कॉर्ट चुपचाप उसके गुस्से को देखता रहता है। अगली बार खाने के वक्त तीसरा प्रिंस आवाज देता है और पूछता है कि क्या उसका भाई वहाँ है। तीसरा प्रिंस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए अंदर आता है। फॉर्मल खाने के दौरान प्रोटैगोनिस्ट अपनी सूप पर नजर रखते हुए उसे देखता रहता है। वो चुपचाप सोचता है कि इस बंदे का क्या सीन है। उसका एस्कॉर्ट धीरे से बताता है कि ये उसके हाइनेस तीसरे प्रिंस हैं, जिसे सुनकर लड़का शॉक हो जाता है। प्रिंस कहता है कि उसने किसी एक्सीडेंट के बारे में सुना था, पर उसे मायूसी हुई कि उसका भाई बिल्कुल ठीक दिख रहा है।
लड़का सीधा पूछता है कि उसे क्या चाहिए और उस पर इल्जाम लगाता है कि वो सिर्फ लड़ाई करने आया है। प्रिंस सोचता है कि उसका भाई वही बेवकूफ है जिसने खुद को ही तलवार मार ली थी। वो खुद को रोकता है और कहता है कि उसने कुछ दिलचस्प खबर सुनी है। वो बताता है कि उसने काउंट बलोरहार्ट के साथ लगाई गई शर्त के बारे में सुना है कि वो एक डबल चेन नाइट से मुकाबला करेगा। वो एक चालाक मुस्कुराहट के साथ आगे झुकता है और कहता है वो उसी के बारे में बात करता है। वो खुद को उस ड्यूएल के लिए ओपोनेंट के तौर पर पेश करता है। बाद में जब प्रिंस चला जाता है तो लड़का अपने एस्कॉर्ट के साथ टेबल पर बैठा गहरी सोच में डूबा रहता है। वो मन ही मन शिकायत करता है कि लियोन बर्ग के वंशज कितने टेढ़े और अजीब हैं। एस्कॉर्ट समझाता है कि तीसरा प्रिंस जिलियन बचपन से ही अपनी तलवारबाजी के हुनर के लिए मशहूर है। वो आगे बताता है कि प्रिंस 14 साल की उम्र में ही सेकंड रिंग तक पहुंच गया था, जो सच में काफी फास्ट है। एक मेड घबराते हुए लड़के के काम में दखल देती है। वो जल्दी से चिट्ठियों का एक बड़ा ढेर उसे देती है जो उसके नाम पर आए थे। लड़का दंग रह जाता है और सोचता है कि जो लोग कभी इस जिस्म की परवाह नहीं करते थे वो अचानक इतनी चिट्ठियां क्यों भेज रहे हैं। वो हैरानी में उन्हें खोलता है। उसकी मेड उसे ढेर सारी चिट्ठियां पढ़ते हुए देखती रहती है। उन लेटर्स में ज्यादातर फॉर्मल माफिया थीं जिनके साथ उसे ड्यूएल के लिए चैलेंज किया गया था। सब पहला मौका पाने की भीख मांग रहे थे। वो समझ जाता है कि हर कोई उसे पीटने का एक लीगल मौका समझ रहा है। एक डार्क स्माइल के साथ वो नतीजा निकालता है कि वो अब एक आसान निशाना बन गया है। वो मेड को वापस बुलाता है और उसे हुक्म देता है कि उन सब के नाम लिख ले जिन्होंने ये चिट्ठियां भेजी हैं। वापस मैदान में एक लकड़ी की प्रैक्टिस स्वॉर्ड खटाक करके जमीन पर गिरती है। लड़का कंफ्यूजन में देखता है। मामा उसे तलवार उठाने का ऑर्डर देते हैं। वो कहते हैं कि उनकी शर्त का कोई मतलब बने, इसके लिए लड़के को कम से कम बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप तो आनी ही चाहिए और वो फंडामेंटल्स की कमी का कोई बहाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़का अंदर ही अंदर बुदबुदाता है कि उसके मामा थोड़ी तमीज से भी तलवार थमा सकते थे। जैसे ही वो उसे पकड़ता है उसका जिस्म दर्द से कांपने लगता है। वो ट्रेनिंग से बचने के लिए मसल पेन का बहुत बड़ा मेलोड्रामेटिक नाटक करके चिल्लाता है। मामा उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे हीलिंग मैजिक नहीं मिली। वो लड़के को याद दिलाते हैं कि नाइट्स जानते हैं कि हीलिंग मैजिक सिर्फ जख्मों को भरती है, मसल्स नहीं बढ़ाती। वो साफ बताते हैं कि हीलिंग मसल्स को उनकी पुरानी हालत में वापस ले आती है पर ताकत नहीं बनाती। हालांकि वो थोड़ा नर्म पड़ते हैं और कहते हैं कि आज उनका मेन पॉइंट ये नहीं था। वो लड़के से कहते हैं कि वो असल में कुछ और डिस्कस करना चाहते थे। अपनी ब्लेड निकालते हुए वो लड़के से कहते हैं कि ध्यान से देखे क्योंकि वो इसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। वो किंगडम का वही बेसिक ट्रेनिंग स्वॉर्ड स्टाइल दिखाते हैं जो सारे नाइट्स की बुनियाद बनता है। जैसे ही वो तकनीक शुरू करते हैं उनकी तलवार के साथ एनर्जी चमकने लगती है। उनकी आंखें एकदम शार्प और फोकस्ड हो जाती हैं। वो एक के बाद एक कई सारे ताकतवर और बेहतरीन स्लैश मारते हैं। तकनीक एक बहुत बड़े स्वीपिंग स्ट्राइक के साथ चलती रहती है। लड़का अपने मामा के स्विंग लेने के तरीके को ध्यान से देखता है। चमकती हुई तलवार हवा में कई घेरे बनाती है और डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होता है। मामा एक आखिरी निर्णायक कट के साथ फॉर्म पूरा करते हैं। उस स्विंग की ताकत उनके चारों तरफ जमीन पर एक बहुत बड़ा निशान छोड़ देती है। लड़का जो कुछ देखा उससे सुन्न रह जाता है। होश में आने पर वो कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या ये सच में नाइट्स का सिर्फ एक बेसिक ट्रेनिंग स्टाइल है। मामा उसे थोड़ा शक की नजर से देखते हैं। वो कहते हैं कि भले ही इस स्टाइल में उतनी धार नहीं है पर फंडामेंटल सीखने के लिए ये सबसे बेहतर है और लड़के के टैलेंट को देखते हुए शायद ये उसके लिए बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अचानक कुछ अजीब महसूस करके वो हैरानी से देखते हैं। लड़का जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई थी। उसे याद आता है कि ये वही ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड्समैनशिप है जिसने कभी उस पागल ड्रैगन का सिर कलम किया था। वो इस बात से भड़क जाता है कि इतनी महान आर्ट को अब सिर्फ एक आम सी ट्रेनिंग माना जाता है। मामा आगे कहते हैं कि सिर्फ इससे शर्त नहीं जीती जा सकती और सुझाव देते हैं कि लड़का बाद में कोई दूसरा टीचर ढूंढ ले। लड़का उन्हें बीच में ही रोक देता है और ऐलान करता है कि वो कोई और स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं सीखेगा क्योंकि ये एक ही काफी है। मामा उसके इस पक्के इरादे को देखकर बेजुबान रह जाते हैं। वो आखिर में मान जाते हैं और लड़के से कहते हैं कि जैसा वो चाहे वैसा ही करे। लड़का अपनी प्रैक्टिस स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ते हुए एक भारी डाउनवर्ड स्विंग के साथ उस फॉर्म की नकल शुरू करता है। वो सोचता है कि कैसे इस ड्रैगन स्लेयर स्टाइल को एक सिंपल ट्रेनिंग फॉर्म बना दिया गया है। वो मानता है कि ये होना लाजमी है क्योंकि इसके नए वर्जन में वो असली मकसद नहीं रहा। वो गौर करता है कि इस स्टाइल में अब ड्रैगन्स को मारने वाला वो जुनून नहीं बचा। वो सोचता है कि जो लोग माना हार्ट और तलवार की इच्छा शक्ति को छोड़ देते हैं वो ड्रैगन स्लेयर की असली कीमत कभी नहीं समझ सकते। वो लगातार उस फॉर्म की प्रैक्टिस करता रहता है। उसकी लकड़ी की तलवार बार बार जमीन से टकराती है। मामा बीच में आकर उसकी गलतियां ठीक करते हैं। वो डांटते हैं कि सिर्फ बाजुओं को अकड़ लेने से तलवार में ताकत नहीं आएगी और पूछते हैं कि क्या वो डेमोन्स्ट्रेशन इतनी जल्दी भूल गया। वो लड़के के पेट पर एक वार करते हैं ये दिखाने के लिए कि वहाँ एक कमजोर जगह है। फिर वो उसके पैरों पर भी मारते हैं ताकि अपनी बात समझा सकें। वो समझाते हैं कि तलवार की असली ताकत पूरे जिस्म से एनर्जी चैनल करने से आती है। लड़का चुपचाप इस सबक को कबूल करता है। वो खुद से मानता है कि उसका जिस्म अब भी कमजोर और बेढब है और वो मुश्किल से उस घटिया ड्रैगन स्लेयर की नकल कर पा रहा है। फिर भी
वो कसम खाता है कि वो साबित करके रहेगा कि ड्रैगन स्लेयर कोई पुराना कचरा नहीं है जिसे फेंक दिया जाए। दिन ब दिन ट्रेनिंग चलती रहती है और उसके कदमों की आवाज मैदान में गूंजती है। वो कई दिनों तक अपने मामा की निगरानी में खुद को रनिंग और एक्सरसाइज में झोंक देता है। एक हफ्ते बाद उसके स्विंग्स पहले से ज्यादा स्टेबल होने लगते हैं। वो अकेला बैठकर बड़े फोकस के साथ अपने माना हार्ट को भी बढ़ावा देता है। वक्त गुजरता है और इस सख्त रेजिमेन में 1 महीना बीत जाता है। सिस्टम मैसेजेस आने लगते हैं जो बताते हैं कि उसकी बॉडी बेहतर हो गई है और उसका मॉर्बिड ओबेसिटी वाला ट्रेट अब सिर्फ जनरल ओबेसिटी रह गया है और उसका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो गया है। आगे के नोटिफिकेशंस कहते हैं कि वो अपने जिस्म का आदी हो गया है, क्लमजी वाला ट्रेट खत्म हो गया है और उसकी एक्सरसाइज की एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है। कुछ और मैसेजेस रिपोर्ट करते हैं कि लगातार माना ट्रेनिंग ने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बदल दी है। उसका माना सेंसिटिविटी डिसऑर्डर गायब हो जाता है और उसकी जगह हाइटेंड माना सेंसिटिविटी आ जाती है। अब वो तलवार 1 महीने पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुकून से चलाता है। पसीना बहता रहता है जब वो तलवार को सिर के ऊपर उठाता है। वो नोट करता है कि वो कल से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि उसका हर एक स्विंग पिछले वाले से बेहतर होता जा रहा है। वो इसमें इतना खो जाता है कि रुकने के लिए दी गई आवाज को भी इग्नोर कर देता है और स्लैश मारता रहता है। उसके वार गीली जमीन में धंसते हैं और पानी उछलता है। एक बारिश से भरे मैदान में वो और उसके मामा ट्रेनिंग जारी रखते हैं जबकि एक दूसरा नाइट उन्हें देखता रहता है। मामा का हाथ वहां से खून निकल रहा है जहां उन्होंने लड़के की तलवार को रोकने के लिए पकड़ा था। खून जमीन पर गिरता है जो दिखाता है कि ये सेशन कितना आगे निकल गया है। लड़का आखिरकार वो होश में आता है और कमजोरी से अपने मामा को आवाज देता है। वो बिल्कुल दंग रह जाता है ये देखकर कि उसने क्या कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है एक भारी ट्रेनिंग पोस्ट की तरफ जो उसके आखिरी वार से टूट चुका था। वो चटका हुआ पोस्ट अब भी खड़ा था पर उस विनाशकारी हमले के साफ निशान थे। लड़का अपनी खुद की ताकत देखकर घबरा जाता है। मामा एकदम फट पड़ते हैं और उसे बेवकूफ कहते हैं कि वो इस मौसम में इतनी लापरवाही से ट्रेनिंग कर रहा है। वो डांटते हैं कि अगर ये असली तलवार होती तो उसे बहुत बुरी चोट लग सकती थी। लड़का अपने ही हाथों को देखता है जो छालों और खून से भरे थे। नए मैसेजेस आते हैं कि वो एक्सट्रीम कंसंट्रेशन से बाहर आ गया है। उसने उस फीलिंग को बरकरार रखा है और उसे हाइपर फोकस का ट्रेट मिला है। इस डेवलपमेंट पर वो एक हल्की सी हंसी निकालता है। वो अंदर ही अंदर मजाक करता है कि अगर उसने दोबारा इतना फोकस किया तो शायद बिजली गिरेगी और वो मर जाएगा। वो वहीं ढेर हो जाता है और उसे उठाकर ले जाया जाता है जबकि एक नाइट भागते हुए आता है और हाइनेस चिल्लाता है। उसका मामा उसे नीचे देखता है। उसके चेहरे पर बारिश और आंसू मिल रहे थे। वो उसे एक बेवकूफ बच्चा कहते हैं पर साफ दिख रहा था कि वो फिक्र करते हैं। बाद में लड़का अपने बिस्तर पर घबराहट में जागता है ये समझते ही कि वो कहाँ है। वो सोचता है कि क्या वो बेहोश हो गया था। वो मानता है कि उसने इस जिस्म की लिमिट्स को समझने में गलती कर दी। वो याद करता है कि तलवार वाली पुरानी जिंदगी में उसने नेमलेस वॉर हीरो, स्वॉर्ड मास्टर और मर्सनरी किंग जैसे खिताब हासिल किए थे। उसे ये भी याद आता है कि उसे किंगडम का फाउंडर माना जाता था। वो याद करता है कैसे उसने जंग लड़ी, हीरोज की ताकत बढ़ाई और उनका रास्ता दिखाया। वो अपना नाम ग्रोहॉर्न बताता है जो कभी स्वॉर्ड फॉर्म में एक समझदार सलाहकार और बेहतरीन उस्ताद था। फिर भी वो नोट करता है कि एक तलवार के रूप में वो हमेशा सिर्फ एक तीसरा स्पेक्टेटर ही था, इसलिए अब वो खुद तलवार घुमाता है, इस बात का लुत्फ उठाते हुए कि मेहनत और नतीजा आखिरकार उसका अपना है। वो नतीजा निकालता है कि अगर वो इसी रफ्तार से चलता रहा तो उसका कमजोर शरीर टूट जाएगा, इसलिए उसे दिमाग और जिस्म में बैलेंस बनाना होगा। मेडिटेशन के लिए बैठते हुए वो नोट करता है कि माना हार्ट बनाए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और उसने अगले स्टेज पर पहुंचने के लिए काफी माना जमा कर लिया है। नीला माना उसके चारों तरफ चमकता है जब वो शांति से अगले एडवांसमेंट की तैयारी करता है। सिस्टम मानता है कि लगातार मेहनत से उसने एक बड़े लेवल तक माना इकट्ठा कर लिया है। उसके जिस्म के चारों तरफ माना उबलता है जब वो उस जमा की हुई एनर्जी को अपने अंदर उतारता है। नोटिफिकेशन बताती है कि उसका जिस्म अब ज्यादा माना बर्दाश्त कर सकता है। वो आगे अनाउंस करता है कि उसका माना हार्ट बड़ा हो गया है। वो चमकते हुए माना को अपने हाथ में समेटता है और अपने कंट्रोल को टेस्ट करता है। एक और मैसेज कंफर्म करता है कि उसकी फिजिक अब थोड़ा और माना झेल सकती है। सिस्टम नोट करता है कि बड़े माना हार्ट की वजह से उसके जिस्म की कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गई है। वो शौक में अपनी आंखें खोलता है। अपने बदलाव को महसूस करते हुए खुशी से झूमते हुए वो चिल्लाता है कि आखिरकार वो कामयाब हो गया। पास पड़ी एक तलवार को देखकर मुस्कुराते हुए वो अपनी नई ताकत टेस्ट करने का फैसला करता है। वो शुरू करने के लिए तलवार की मुट्ठी पकड़ता है। सिस्टम ऐलान करता है कि वो स्वॉर्ड लर्नर के रैंक पर पहुंच गया है और उसे बेसिक ऑरा का एक्सेस मिल गया है। वो सोचता है कि अपनी तलवार पर ऑरा के साथ अब वो कम से कम फंडामेंटल्स तो हैंडल कर ही सकता है। बाहर एक नाइट उसे बताता है कि उसके बारे में अफवाहें पूरे किंगडम में फैल रही हैं और वो उनके बारे में पूछता है। नाइट प्रिंस की उस लापरवाह पब्लिक शर्त का जिक्र करता है और शिकायत करता है कि इस बात ने उसे भी परेशान कर दिया है। प्रिंस सुझाव देता है कि बेहतर होगा अगर जल्दी से कोई ड्यूअल ओपोनेंट ढूंढ लिया जाए। फिर वो थोड़ा गोलमोल तरीके से बात को मानता है। एक और नोबल एक उम्मीदवार के रूप में सामने आता है। प्रिंस मुस्कुराता है
और कहता है कि उसने पहले ही चुन लिया है कि वो किससे लड़ेगा। कहीं और एक नौजवान अपने मामा से कहता है कि एक डबल चेन नाइट से तुरंत लड़ना मुश्किल होगा और पहले सिंगल चेन ओपोनेंट से ड्यूएल करने की मांग करता है और उसका मामा मान जाता है। वापस ट्रेनिंग ग्राउंड्स में प्रिंस कार्ल को आवाज देता है और उस चीज के बारे में पूछता है जो उसने मांगी थी। कार्ल बड़े अदब से उन सब लोगों की एक लिस्ट थमा देता है जिन्होंने ड्यूएल की रिक्वेस्ट्स भेजी थीं। कार्ल हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या प्रिंस उन चैलेंजर्स को प्रैक्टिस मैचेस के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। कार्ल वार्निंग देता है कि लिस्ट में मौजूद ज्यादातर नोबल्स प्रिंस से नफरत करते हैं और ड्यूएल के बहाने उसे सच में चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रिंस कहता है कि उसे ये पहले से पता है, ये इशारा देते हुए कि उसके पास कोई वजह है। फिर वो अपने मामा से कहता है कि उन्हें रेफरी बनना पड़ेगा। प्रिंस बस इतना मांगता है कि उसके मामा ड्यूएल्स के दौरान किसी को मरने न दें। इसे वो एक छोटी सी फेवर कहता है। कुछ दिन बाद ड्यूएल के पहले दिन एक घबराया हुआ नौजवान नोबल एरिना की तरफ देखता है। वो पहले प्रिंस के शानदार महल पहुंचता है और उस बदमाश के बारे में कड़वाहट से सोचता है जो वहां रहता है। वो नरेशन में अपना परिचय टेलर के रूप में देता है जो एक छोटे बैरन खानदान का दूसरा बेटा है। एक फ्लैशबैक शुरू होता है जो दिखाता है कि कैसे सालों पहले पुराने बदमाश प्रिंस ने एक रॉयल बैंक्वेट में टेलर के रिश्तेदार का मजाक उड़ाया था। वो पुराना प्रिंस टेलर के खानदान को सबके सामने गंवार कहकर उनकी बेइज्जती करता है, जिससे टेलर के बाप और भाई की बहुत बड़ी तौहीन होती है। टेलर समझाता है कि उस हादसे के बाद से उसके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई है और वो नोबल्स के लिए हंसी का पात्र बने हुए हैं और ये सब एड्रियन लियाम की वजह से है। आज उस जिल्लत का बदला लेने की कसम खाते हुए टेलर एरिना में प्रिंस को फॉर्मली ग्रीट करता है। टेलर जोर से अपना इंट्रो देता है कि वो टेलहम फैमिली का दूसरा बेटा है और अपने हाउस स्टाइल का एक अप्रेंटिस नाइट है, जबकि एड्रियन बड़े कैजुअल तरीके से कमेंट करता है कि ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच है। एड्रियन, जो देखने में बिल्कुल प्रभावशाली नहीं और मोटा लग रहा था, वो तो जोर से ये तक बोल देता है कि क्या टेलर सच में एक नाइट है, क्योंकि वो बहुत कमजोर दिख रहा है। टेलर गुस्से में सोचता है कि एड्रियन के घमंड और तमीज की कमी वाली अफवाहें सच हैं, जब तक कि रेफरी उसे शांत होने का हुक्म नहीं देता। एड्रियन के मामा टेलर से कहते हैं कि वो उसके गुस्से को समझते हैं, पर उन्हें याद दिलाते हैं कि ड्यूएल अभी शुरू नहीं हुई है और उसे अपनी फाइटिंग स्पिरिट को थोड़ा काबू में रखने को कहते हैं। टेलर शर्मा जाता है और एक्साइटमेंट में लॉर्ड बलोरहार्ट का नाम लेता है, क्योंकि वो साफ तौर पर उस मशहूर नाइट का फैन था। वो झुककर नमस्ते करता है और कहता है, बलोरहार्ट से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, जो बड़े अदब से ग्रीटिंग वापस करते हैं। टेलर को अपने मामा पर फिदा होते देखकर एड्रियन बुदबुदाता है कि लोग शायद बलोरहार्ट को ही प्रिंस समझ लेंगे। बलोरहार्ट एड्रियन को झिड़कते हैं कि उसके पुराने व्यवहार की वजह से ही ये सारी मुसीबत खड़ी हुई है, जबकि एड्रियन उनके पुरानी बातें बार बार निकालने पर गुनगुनाता है। बलोरहार्ट दोनों फाइटर्स को अपनी अपनी पोजीशंस लेने का ऑर्डर देते हैं और ड्यूएल शुरू करने का ऐलान कर देते हैं। एड्रियन और टेलर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तलवारें तनी हुई हैं और माहौल में काफी टेंशन है। टेलर अपना माना चैन जलाता है, जिससे वो और उसकी तलवार एक चमकती हुई ऑरा में लिपट जाते हैं। ताकत के उबाल के साथ टेलर एड्रियन को चेतावनी देता है कि वो तैयार रहे और फिर हमले के लिए झपट्टा मारता है। टेलर पूरी ऑरा से भरा हुआ एक स्लैश प्रिंस की तरफ मारता है। उनके हथियार बड़े जोर से टकराते हैं, जिससे पूरे एरेना में शॉक वेव्स फैल जाती हैं। टेलर एक के बाद एक भारी डाउनवर्ड ब्लोज मारता है, पर एड्रियन बड़ी मजबूती से उन्हें ब्लॉक कर लेता है। एड्रियन बड़े सुकून से ऑब्जर्व करता है कि टेलर की मूवमेंट्स बेकार और इनएफिशिएंट हैं। अगले एक्सचेंज में एड्रियन का एक घटिया सा दिखने वाला स्ट्राइक टेलर के हमले से सीधा टकराता है। टेलर को अचानक एड्रियन की ऑरा के अंदर एक माना हार्ट की मौजूदगी महसूस होती है, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। एड्रियन का काउंटर स्ट्राइक टेलर के हमले को चीरते हुए निकल जाता है और उसे दूर फेंक देता है। टेलर जोर से जमीन पर गिरता है और इम्पैक्ट इतना तेज था कि पत्थर तक चटक जाते हैं। लड़खड़ाते हुए वो बुदबुदाता है कि एक मामूली माना हार्ट माना चैन का मुकाबला कैसे कर सकता है, और सोचता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि एड्रियन के पास सिर्फ एक रिंग है। एड्रियन को तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वो कहता है कि उस हमले से उसके सीने में बस थोड़ी गुदगुदी हुई। टेलर को यकीन नहीं होता जब उसे एहसास होता है कि उसने कितना कम डैमेज पहुंचाया है। साइड से देख रहे कार्ल और बाकी नाइट्स को एड्रियन की तलवार से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो हैरान होते हैं कि ये क्या है। बलोरहार्ट डर के साथ उसे पहचान लेते हैं कि ये स्वॉर्ड रेजोनेंस है। जैसे ही तलवार एनर्जी से गूंजने लगती है, टेलर शॉक में सोचता है कि ये नामुमकिन है। वो दोबारा चिल्लाते हुए हमला करता है। उसकी ब्लेड ऑरा से तड़प रही थी। एड्रियन एक पल के लिए उसकी इस नई फुर्ती से हैरान हो जाता है। टेलर के पागलपन भरे वार एड्रियन पर बरसने लगते हैं, जो इस हमले के नीचे थोड़ा स्ट्रगल करता है और कराह उठता है। टेलर अपनी वाइल्ड बैराज जारी रखता है और चिल्लाते हुए एड्रियन के गार्ड पर प्रहार करता रहता है। टकराती हुई ऑरा से रोशनी और ताकत का एक अंधा कर देने वाला धमाका होता है। धमाके के बीच किसी के पैर धूल और मिट्टी में फिसलते हुए पीछे हटते हैं। जब धूल साफ होती है, टेलर हाँफ रहा होता है, जबकि एड्रियन तलवार नीचे किए अब भी अपने पैरों पर खड़ा था। एड्रियन सोचता है कि लोग सही कहते हैं कि रिंग माना और हार्ट माना एक साथ काम नहीं करते। वो मानता है कि दोनों को मिलाने से उसे माना बैकफ्लो महसूस हो रहा है, जैसे उसका माना हार्ट किसी भी पल फट जाएगा। फिर भी टेलर पर फोकस करते हुए एड्रियन पूछता है
कि क्या उसने कहा था कि वो बैरन टेल का दूसरा बेटा है। एड्रियन टेलर से कहता है कि उसे अपना दिमाग ठंडा करने की जरूरत है। वो अपनी आंखें बंद करके फोकस करता है और खुद से कहता है कि अपने सेंसेस पर ध्यान दे। उसकी दिमागी आंखों में ऐसा लगता है जैसे वो पानी के नीचे डूब रहा हो, अपनी अंदरूनी दुनिया की गहराई में जा रहा हो। वो अंदर किसी चीज को जगाने का हुक्म देता है। नरेशन समझाता है कि भले ही उसकी ब्लेड को डेमन स्वॉर्ड कहो या होली स्वॉर्ड, उसके लिए सब बराबर है। एक विशाल ड्रैगन जैसी रूह प्रकट होती है जो उस हथियार से जुड़ी पुरानी कहानियों का इशारा है। एड्रियन का हाथ उस स्पेक्ट्रल तलवार को छू लेता है जिसे बताया गया है कि उसमें उसकी अपनी रूह का एक हिस्सा है। सिस्टम रिपोर्ट करता है कि उसके माना हार्ट ने एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति कबूल कर ली है और उसे एक नया रंग मिला है। वो बताता है कि उसके अंदर सोई हुई ड्रैगन्स को मारने की इच्छा अब जाग गई है। तलवार की यादें और हार्ट की ड्रैगन स्लेयर एसेंस एड्रियन के अंदर मिल जाती हैं। सिस्टम ऐलान करता है कि ड्रैगन स्लेयर्स हार्ट एक्टिवेट हो चुका है। एड्रियन की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, जो उस जागी हुई ताकत को दिखाती हैं। उसके चारों तरफ ड्रैगन के शेप वाला ऑरा लिपट जाता है और वो एक ऐसी कातिलाना नियत में कैद हो जाता है जो सिर्फ ड्रैगन्स को खत्म करने के लिए बनी है। नरेशन इसे ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की असली ताकत कहता है, जिसकी एनर्जी अब उसके दिल से निकलकर ब्लेड में बह रही है। टेलर डर के मारे एड्रियन की उस खूनी ड्रैगन ऑरा को देखता रह जाता है जो उसके ऊपर पहाड़ की तरह खड़ी थी। कांपते हुए टेलर को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या देख रहा है। बलोरहार्ट खतरे को भांपकर जोर से ड्यूएल रोकने का चिल्लाते हैं। उस पागल कातिलाना नियत में डूबा एड्रियन टेलर पर वार करने के लिए लपकता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एड्रियन ने ट्रेनिंग से पहले अपने मामा से एक फेवर मांगी थी। उसने समझाया था कि अगर कभी ऐसा लगे कि वो अपने ओपोनेंट को मारने वाला है तो उसके मामा को बीच में आकर रोकना होगा। प्रेजेंट में जैसे ही एड्रियन का मौत वाला वार नीचे आता है, वो पुरानी रिक्वेस्ट सीन पर छा जाती है। बलोरहार्ट अपना वादा पूरा करते हैं और एक जबरदस्त ताकत के साथ अपने भांजे को रोकने के लिए कूद पड़ते हैं। उनकी टक्कर से एड्रियन दूर जा गिरता है और जमीन टूट जाती है। बलोरहार्ट लहराती हुई ऑरा के साथ खड़े हैं। उन्होंने एक ही ताकतवर मूव में एड्रियन को काबू कर लिया है और एड्रियन अपने मामा के पैरों के पास चटकी हुई दीवार के सहारे घायल पड़ा है। बलोरहार्ट पीछे मुड़ते हैं। उनके निर्णायक स्ट्राइक ने उस बरसैक एपिसोड को खत्म कर दिया था। बाकी नाइट्स तलवारें निकालकर उन्हें घेर लेते हैं और उन पर राजहत्या की कोशिश का इल्जाम लगाते हैं। एड्रियन लड़खड़ाते हुए उठता है और उन्हें पीछे हटने का हुक्म देता है, ये कहते हुए कि उसने खुद बलोरहार्ट से ऐसा करने को कहा था। वो मानता है कि उसने रिक्वेस्ट तो की थी, पर साथ ही बुदबुदाता है कि उसने मामा को उसे पूरी तरह बेहोश करने को नहीं कहा था। एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ वो शिकायत करता है कि नॉकआउट होना प्लान में नहीं था। जबकि बाकी सब शौक में है। उसका माना हार्ट अब भी जोर जोर से धड़क रहा है और नीली एनर्जी उसमें घूम रही है। सांस लेते हुए वो सोचता है कि उसका माना हार्ट उस दबाव में लगभग चटक ही गया था। वो मानता है कि उसके मामा की ताकत एक सिंगल चेन नाइट के मुकाबले अलग ही लेवल पर है और उसने वो वार सीधा झेला था। अपने सीने को चेक करते हुए वो सुकून महसूस करता है कि खतरे के बावजूद कोई परमानेंट नुकसान नहीं हुआ। वो खुशी खुशी नतीजा निकालता है कि सब ठीक रहा, क्योंकि आखिर में ड्यूएल तो वही जीता है। बाद में अपने कमरे में आराम करते हुए जब उससे पूछा जाता है कि वो खुद से क्यों मुस्कुरा रहा है, तो वो अपनी यादों से बाहर आता है। बलोरहार्ट वहां आते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि एड्रियन ने बाहर असल में किया क्या था। वो एड्रियन की उस ड्रैगन स्लेइंग तकनीक को एक अधार्मिक तलवारबाजी कहते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सिखाई थी। एड्रियन बड़े सुकून से जवाब देता है कि उसने सिर्फ वही फॉलो किया जिसे वो तलवार की असलियत मानता है। बलोरहार्ट मन ही मन तंज कसते हैं कि एड्रियन वो बिना किसी असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस के तलवार की एसेंस को समझ रहा था। वो सोचता है कि एड्रियन के लिए तलवार का मतलब सिर्फ किलिंग इंटेंट है, जो थोड़ा डिस्टर्बिंग तो है पर सच भी है। बलोरहार्ट ने ये बात मान ली कि एड्रियन का नजरिया भी एक तरह का सच है। एड्रियन को बड़ा शौक लगा कि उसके अंकल ने ये बात एक्सेप्ट कर ली। एड्रियन ने कहा कि उसने सोचा था उसके अंकल उसे राइटियसनेस और बड़े बड़े आदर्शों पे लेक्चर देंगे बजाय इसके कि वो उसकी बात मान ले। बलोरहार्ट ने समझाया कि वो एक सोल्जर है, कोई चिवैलरस नाइट नहीं, और उसके लिए जीत हमेशा सही गलत से ऊपर होती है। एड्रियन ने बड़े ध्यान से सुना जब उसके अंकल ने एक वार्निंग दी। बलोरहार्ट ने उसे वार्न किया कि एड्रियन की तलवार कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है और इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट एक दिन दुश्मन और दोस्त के बीच का फर्क मिटा देगा। एड्रियन ने जवाब दिया कि ये सारी डांट फटकार बस उसके अंकल का एक तरीका है उसे सुधारने का। बलोरहार्ट ने कहा कि वो एड्रियन पे नजर रखेगा कि वो अपने अंदर के शैतानों से हार जाता है या उन्हें कंट्रोल करता है। फिर कहानी 3 दिन बाद की प्रैक्टिस ड्यूएल्स पे जंप करती है। आखिरी दिन एड्रियन ने टेलर का नाम लेकर उसे ललकारा। एड्रियन ने टेलर की मेहनत की तारीफ की जो उसने उन 3 मुश्किल दिनों में की थी। नरेशन में बताया गया कि उस वक्त टेलर को बार बार एड्रियन की तलवार को रोकना पड़ा था जो अनस्टेबल किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। एड्रियन ने सोचा कि टेलर ने वाकई बहुत कुछ झेला है, पर उसे टेलर के लिए बुरा भी लग रहा था। उसने मजाक में कहा कि टेलर शायद कम से कम एक बार तो उसे हराना चाहता होगा, पर कभी कर नहीं पाया। फिर एड्रियन ने एक मेड को बुलाया और एक चेस्ट लाने को कहा। मेड घबराते हुए एक भारी भरकम चेस्ट लेकर आई और पूछा कि ये किस लिए है। एड्रियन ने कहा कि वो जानता है कि पुराने स्काउंड्रल प्रिंस ने टेलर की फैमिली के साथ बहुत बुरा किया था और ये बस उसकी भरपाई करने का एक तरीका है।
उसने टेलर को इंस्ट्रक्शन दी कि वो ये सोने से भरा चेस्ट और एक खत बैरन टेलहम तक पहुंचा दे। गिफ्ट देने के बाद एड्रियन ने टेलर को सेफली घर जाने को कहा। एड्रियन ने सोचा कि भले ही पुराने प्रिंस का रायता समेटना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, पर अगर कोई आपके लिए काम करता है तो वो कॉम्पेंसेशन डिजर्व करता है। टेलर ने उसे दिल से शुक्रिया कहा। पूरे किंगडम में इस स्काउंड्रेल प्रिंस के प्रैक्टिस ड्यूअल की बातें होने लगी। दूसरी तरफ कुछ जलनखोर नोबल्स गॉसिप कर रहे थे कि जल्दी ही पहले प्रिंस को उसके पुराने कामों के लिए सजा मिलेगी और उसे जलील किया जाएगा। पर इंतजार करने के बाद भी ऐसी कोई स्कैंडल्स खबर नहीं आई, जिससे वो सब कंफ्यूज हो गए। इसके बजाय ये अफवाह फैली कि वो ड्यूअल बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दोनों साइड ने पूरी जान लगाकर लड़ाई की थी और प्रिंस उतना बुरा नहीं था जितना रूमर्स में बताया गया था। टेलर के अंकल और बाकी लोगों ने भी पब्लिकली एड्रियन की सच्चाई का साथ दिया। वो साजिश करने वाले लोग निराश हो गए और उन्हें लगा कि रॉयल फैमिली ने टेलर और उसके साथियों का मुंह बंद कर दिया होगा। जब एड्रियन ने ये सुना तो उसने गुस्से में अपना मुक्का टेबल पे मारा। वो चिल्लाया कि टेलर सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि उसे हराने के बाद शर्म आ रही थी और बड़बड़ाने लगा कि इन नोबल्स के पास कोई कामधाम नहीं है। एड्रियन ने कंप्लेन की कि उन्हें कुछ प्रोडक्टिव काम ढूंढना चाहिए। तभी उसके अंकल ने मजाक में कहा कि एड्रियन खुद ये बात बोलने लायक नहीं है। बाद में एड्रियन ने एक डरे हुए दरबारी को घूरा जो एक और चेस्ट पकड़े हुए था। एड्रियन ने अपने खतरनाक ऑरा से उस आदमी को मजबूर किया कि वो जहां भी जाए वहां इस ड्यूअल का असली रिजल्ट बताए। एड्रियन ने सोचा कि अब शायद ये अफवाहें खत्म हो जाएंगी, पर थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि अब एक नई अफवाह है कि उसने टेलर को धमकाकर ड्यूअल के फेक रिजल्ट्स फैलाए हैं, जिसे सुनकर वो सुन रह गया। मेड ने अजीब तरीके से बताया कि लोग कह रहे हैं कि उसने टेलर को डरा धमकाकर झूठ बोलने पे मजबूर किया है। एड्रियन एकदम खामोश हो गया और गुस्से में डूब गया। उसने डिसाइड किया कि वो इन गॉसिप्स को इग्नोर करेगा और वापस अपनी तलवार की ट्रेनिंग में लग गया। वो फिर से प्रैक्टिस करने लगा। अपनी ऑरा कोडेड तलवार को बड़े बड़े आर्क्स में घुमाते हुए वो बार बार स्लैश करता रहा, अपनी टेक्निक को बेहतर बनाने के लिए। उसके मूवमेंट्स पहले से शार्प और फ्लूइड हो गए और हर स्ट्राइक के पीछे एक ब्लू ऑरा दिख रही थी। उसने एक बहुत बड़ा फोकस स्लैश मारा, अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए। ये सीक्वेंस उसकी चमकती हुई नीली तलवार के क्लोजअप पे खत्म होता है, जो हवा को चीर रही थी, जो उसके हमेशा बेहतर बनने के जुनून को दिखाता है। प्रिंस ने इंटेंस ब्लू माना चैनल किया। बैटल की तैयारी करते हुए उसने अपने नाइट काल से पूछा कि कितने चैलेंजर्स बचे हैं और पता चला कि आज का ओपोनेंट आखिरी है। प्रिंस, जो अब ओवरवेट हो चुका था, ने सोचा कि अप्रेंटिस नाइट्स अब उसके मुकाबले के नहीं रहे। कार्ल ने बताया कि जो आखिरी चैलेंजर है वो एक प्रॉपरली ट्रेंड नाइट है। उसने समझाया कि इस नाइट ने अपनी फैमिली स्टाइल छोड़कर एक नाइटहुड में सीरियसली ट्रेनिंग की है। फाइल्स पढ़ते हुए प्रिंस को पता चला कि उसका ओपोनेंट एलीट आयरन लायन नाइट्स का एक प्रोबेशनरी मेंबर है। चैलेंजर का नाम आर्विन कोडियन है, जो कैसल पहुंचती है। गार्ड्स ने कंफर्म किया कि लोहे के शेर का एम्बलम पहने वो आर्मर्ड औरत वाकई वही फेमस प्रोबेशनरी नाइट है। आर्विन को एक लेजेंडरी ब्यूटी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका निकनेम फ्लावर ऑफ द क्लिफ और थॉर्नी रोज है, जिसने कई मर्दों के दिल तोड़े हैं। वो कोर्ट यार्ड में अपने मजबूत कदमों से आगे बढ़ती है। उसे देखकर गार्ड्स उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं और हैरान होते हैं कि ऐसी औरत खुद चलकर यहाँ प्रिंस से ड्यूअल करने क्यों आई। आर्विन बिल्कुल काम और स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन के साथ चलती है। अपने ख्यालों को छुपाकर वो खुद को हिम्मत देती है और धीरे से बोलती है कि चाहे कुछ भी हो, उसे ये ड्यूअल लड़ना ही होगा। एक और देखने वाला सोचता है कि क्या ये मजाकिया बात होगी अगर उनका प्रिंस इस मशहूर औरत से हारकर जलील हो जाए। नरेशन में बताया गया कि आयरन लायन नाइट्स किंगडम के सबसे फेमस और स्किल्ड ऑर्डर्स में से एक हैं। आर्विन को एक एक्सेप्शनल नाइट बताया गया है, जिसकी फुल मेंबरशिप पहले से ही पक्की है। ये सुनकर कि वो कितनी टैलेंटेड है, प्रिंस घबराकर सोचता है कि ऐसी जीनियस उससे ड्यूअल करने क्यों आई होगी। कार्ल ने हिंट दी कि प्रिंस और आर्विन के बीच पहले कोई इंसिडेंट हुआ था, जबकि प्रिंस ने अकेले में माना कि उसने शायद वो एक तरफा लड़ाई शुरू कर चुका था। प्रिंस ने एक मेड को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वो उसे याद दिलाए कि उसने आर्विन के साथ क्या किया था। मेड घबरा गई और थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर उसने डरते डरते बोल ही दिया कि उसने एक बार सर आर्विन को हैरास किया था। अपने पुराने रूप के बारे में सुनकर वो रीइनकॉर्नेटेड प्रिंस दंग रह गया। उसने अपने बाल पकड़ लिए और अपने पुराने बिहेव को कोसने लगा। एक फ्लैशबैक दिखता है जहां यंग आर्विन को कोर्ट में पीछे से पकड़ा जा रहा है। पुराना प्रिंस उसे गंदी नजर से देख रहा है, अफवाहों के दम पर उसकी लुक्स की तारीफ कर रहा है और सजेस्ट कर रहा है कि वो उसकी पर्सनल मेड बन जाए। आर्विन कोल्डली उसका हाथ झटक देती है, भले ही वो प्रिंस था, क्योंकि वो किसी की प्रॉपर्टी बनकर नहीं रहना चाहती थी। उसने पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि किंगडम के नाइट्स उसकी पर्सनल चीज नहीं है। उसका ये पलटकर जवाब देना प्रिंस को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। वो भड़क गया, उसकी लुक्स का मजाक उड़ाया और टैंट्रम दिखाने लगा। प्रेजेंट डे में नया प्रिंस ये सब सुनता है
और एक्सेप्ट करता है कि उस पर ये इल्जाम सही लगे हैं। वो सोचता है कि ये तो किसी घटिया स्काउंड्रल की अजीब तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश थी। वो आर्विन की तरफ देखता है और उसे लगता है कि कोई भी समझदार इंसान इस औरत को अगली तो नहीं कह सकता। वो आर्विन के चेहरे और उसकी पर्सनालिटी को देखता रह जाता है। उसकी खूबसूरती से काफी इम्प्रेस होता है। आर्विन उसे बड़े फॉर्मल तरीके से काफी समय बाद मिलती है और कहती है कि वो बिल्कुल नहीं बदला। प्रिंस ऑकवर्ड होकर जवाब देता है कि वो अंदर से पूरी तरह बदल चुका है और अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। आर्विन की ठंडी नजर देखकर वो मान लेता है कि अब उसे अपने पुराने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। काउंट बलोराट अपने साथियों के साथ ड्यूल करवाने पहुंचते हैं। जब वो आर्विन को पहचानते हैं तो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। आर्विन बड़े रिस्पेक्ट के साथ काउंट को बताती है कि वो आयरन लायन नाइट्स की एक प्रोबेशन नाइट है। काउंट चुपके से आर्विन को वार्न करते हैं कि प्रिंस की तलवार काफी डेंजरस है, जिसपे प्रिंस कंप्लेन करता है कि ये तो बायस्ड बात है। फिर काउंट प्रोसीडिंग्स शुरू करते हैं और दोनों फाइटर्स को अपनी पोजीशंस लेने को कहते हैं। आर्विन एकदम काम होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कोर्टयार्ड में बलोराड अनाउंस करते हैं कि प्रिंस और आर्विन के बीच का ड्यूएल अब शुरू होता है। सिग्नल मिलते ही आर्विन तेजी से प्रिंस की तरफ झुककर लपकती है। उसका हाथ अपनी तलवार पे है। प्रिंस हल्का सा मुस्कुराता है। वो आयरन लायन नाइट्स के इस उगते हुए सितारे की स्किल्स चेक करने के लिए बेचैन था। आर्विन ने एक ब्लू लाइट के साथ छलांग लगाई और उस पर एक तगड़ा ओवरहेड स्ट्राइक मारा। प्रिंस की आंखें चमक रही थीं और वो उसके हर मूव को देखकर सोच रहा था कि इसका मूवमेंट वाकई काबिले तारीफ है। उनकी तलवारें टकराईं और ब्लू एनर्जी का एक ब्लास्ट हुआ। आर्विन लगातार खतरनाक अटैक्स कर रही थी। प्रिंस को फील हुआ कि उसके अंदर माना का फ्लो डेंजरस तरीके से बढ़ रहा है। आर्विन उसकी हर ताकतवर स्ट्राइक का मुकाबला अपनी क्रॉस गार्ड से बराबरी पे कर रही थी। प्रिंस ने गुर्राते हुए तलवार नीचे मारी, पर आर्विन ने उसे ब्लॉक करके नीचे से काउंटर किया। आर्विन ने इतनी तेजी और बारीकी से स्ट्राइक्स मारे कि प्रिंस पीछे हटने पे मजबूर हो गया। वो रुक ही नहीं रही थी और हर एंगल से प्रिंस के डिफेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। प्रिंस को समझ आ गया कि लड़ाई पूरी तरह आर्विन के कंट्रोल में है और ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। आर्विन ने फिर से माना इकट्ठा किया और एक और पावरफुल ब्लू चार्ज स्लैश की तैयारी की। इसके जवाब में प्रिंस ने अपनी यूनिक पावर ड्रैगन स्लेयर्स हार्ट एक्टिवेट की, जिससे वो रेड एनर्जी से घिर गया। एक स्पेक्टेटर जिसकी आंखें लाल थीं, वो इस सडन पावर को देखकर डर गया और शॉक्ड रह गया। प्रिंस ने चार्ज किया और क्रिम्सन रंग की एक वेव छोड़ी जो आर्विन से टकराई। उस ब्लास्ट से आर्विन हवा में उड़ती हुई पीछे जा गिरी। कुछ पल के लिए वो लड़खड़ाई, पर फिर संभलकर वापस स्प्रिंट करके आई। खतरे के बावजूद उसने नोटिस किया कि प्रिंस की तलवार और ऑरा में कुछ अजीब है। प्रिंस ने मान लिया कि भले ही आर्विन सिंगल रिंग माना यूजर है, पर वो बाकियों से काफी ऊपर के लेवल पे है। उसकी जजमेंट एबिलिटी खुल गई, जिससे वो आर्विन का स्टेटस देख पा रहा था। उसने आर्विन की प्रोफाइल पढ़ी, जहां उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज बहुत हाई थीं और उसके पास स्वॉर्ड प्रोडिजी, कॉम्पिटिटिवनेस और प्योर हार्ट जैसे ट्रेट्स थे। ड्रैगन स्लेयर्स हार्ट की वजह से प्रिंस खून से लथपथ था, पर उसका फोकस एकदम सॉलिड था। उसने सोचा कि अगर वो इतनी लिमिटेड अथॉरिटी से ये सब पढ़ सकता है, तो इसका मतलब आर्विन की पावर अभी भी उसके बराबर या उससे कम ही है। आर्विन ने हार नहीं मानी और फिर से ब्लू ऑरा के साथ पावर अप किया। प्रिंस ने कंक्लूजन निकाला कि वो ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर है, इसलिए अब उसे अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। दोनों रेड और ब्लू एनर्जी के साथ आगे बढ़े और डिक्लेयर किया कि असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है। लड़ाई के काफी देर बाद प्रिंस थककर बुरी तरह हाफ रहा था और उसके शरीर पे नील पड़े हुए थे। आर्विन की भी सांस फूल रही थी और इतनी लंबी लड़ाई से वो भी थक गई थी। जैसे ही सूरज डूबा, वो दोनों अभी भी एरिना में खड़े थे, भले ही 3 दिन से लड़ाई चल रही थी। थकान की वजह से एक तलवार जमीन पे गिर गई। काउंट बलोर ने उस दिन का ड्यूएल वहीं रोक दिया और कहा कि इसका फैसला कल होगा। प्रिंस ने चिढ़ते हुए कहा कि वो बस खत्म करने ही वाला था। आर्विन भी हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि वो भी जीतने ही वाली थी। उन दोनों की कॉम्पिटिटिवनेस फिर से जाग गई और दोनों ने कहा कि वो तब तक लड़ सकते हैं जब तक सामने वाला चाहे। बलोराड ने गुस्से में चिल्लाकर उन्हें रोका। उन्होंने पॉइंट किया कि काफी रात हो गई है और दोनों को तुरंत हीलिंग लेनी चाहिए। एक हीलर भागते हुए प्रिंस के पास आया और उसके जख्मों का इलाज करने लगा। इलाज करते वक्त क्लैरिक थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि उसे नए नए निशान मिल रहे थे। प्रिंस देख रहा था कि दूसरा हीलर आर्विन के जख्मों को ठीक कर रहा है। आर्विन खामोश थी, पर प्रिंस की तरफ देखते हुए थोड़ी अनईजी लग रही थी। दोनों एरिना से अलग अलग दिशाओं में बिना बात किए निकल गए। जैसे ही आर्विन दूर गई, उसने मन ही मन कसम खाई कि वो ये ड्यूएल किसी भी हाल में नहीं हारेगी। नरेशन में बताया गया कि इतने दिनों की लड़ाई के बाद भी कोई विनर सामने नहीं आया है। आयरन लायन नाइट्स गॉसिप कर रहे थे कि ये तीसरा दिन है और वो हैरान है कि प्रिंस अभी तक कैसे टिका हुआ है। एक नाइट ने माना कि आर्विन की रेपुटेशन तो सही है ही, पर पहले प्रिंस की स्किल्स भी कमाल की हैं। बलोराड उम्मीद कर रहे थे कि आज फाइनली इस ड्यूएल का कोई रिजल्ट निकल आएगा। दोबारा शुरू करने से पहले प्रिंस ने आर्विन से कहा कि उसे कुछ बोलना है। आर्विन को लगा कि शायद वो माफी मांगने वाला है, तो उसने पहले ही वार्न कर दिया कि वो कोई अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने बड़ी जिद के साथ कहा कि माफी से वो सब ठीक नहीं होगा जो पहले हुआ था। प्रिंस ने सोचा कि आर्विन बस जीतकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाना चाहती है,
फिर उसने कहा कि उसका मतलब वो नहीं था जो वो समझ रही है। उसने सजेस्ट किया कि ड्यूएल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एक इनाम रखते हैं। उसने प्रपोज किया कि जो हारेगा उसे विनर की एक विश पूरी करनी पड़ेगी, फिर चाहे ऑर्डर मिलने पर घुटनों पे बैठना हो या माफी मांगना। आरविन खामोश खड़ी रही और इस रिस्क की शर्त के बारे में सोचने लगी। कार्ल और बाकी सब पैनिक हो गए और कहने लगे कि एक प्रिंस को ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए, पर प्रिंस ने उन्हें इग्नोर कर दिया। उसने सीधा आरविन से पूछा कि उसका इस प्रपोजल पे क्या कहना है। आरविन ने बड़े फॉर्मल तरीके से जवाब दिया कि लियोन बर्क रॉयल फैमिली की वफादार नाइट होने के नाते वो ऐसी कोई बेट इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती जिसमें प्रिंस की डिसरिस्पेक्ट हो। हालांकि उसने ये भी ऐड किया कि अगर वो विश प्रिंस की लिमिट्स के अंदर रही तो वो ये शर्त मानने को तैयार है। प्रिंस फिर से रेड ऑरा में घिर गया और उसने आरविन के इस डिसीजन को समझदारी भरा बताया। आरविन ने नए जोश के साथ चार्ज किया और चिल्लाई कि बाद में वो अपनी बात से पलट न जाए। दोनों एक बार फिर रेड और ब्लू स्लैशेस के तूफान में टकराए। आरविन ने प्रिंस की तरफ नीली एनर्जी की एक बहुत बड़ी वेव फेंकी। प्रिंस की आंखें गुस्से में लाल चमकने लगीं जब उसने काउंटर किया। उसने एक भयानक रेड स्ट्राइक सीधा आरविन पे मारी, जिससे उसे ब्लॉक करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके मुंह से चीख निकल गई। आरविन शॉक थी कि प्रिंस की स्पीड इतनी बढ़ गई है। उसने नोटिस किया कि कल तो वो इतना फास्ट नहीं था। ड्रैगन स्लेयर्स हार्ट के दहकने के साथ प्रिंस के पीछे एक दहाड़ते हुए ड्रैगन का विजन दिखा, जिसे देखकर लोग सोचने लगे कि क्या वो अपनी असली ताकत छुपा रहा था। रेड और ब्लू एनर्जीज बार बार टकराती रहीं जब उन्होंने एक दूसरे पे भारी ब्लोज मारे। पावर के एक बहुत बड़े एक्सचेंज से दोनों फाइटर्स हवा में उड़ गए। आरविन को एक और जोर की मार पड़ी और वो दर्द से कराहने लगी, पर फिर भी अपना गार्ड बनाए रखा। वो फिर से स्प्रिंट करके आई, जबकि प्रिंस ने एक बड़ा सा रेड आर्क घुमाया जिसने जमीन तक फाड़ दी। हाफते हुए आरविन उसके अटैक्स झेलती रही और गिरने से इनकार कर दिया। प्रिंस लगातार क्रिम्सन स्ट्राइक्स के साथ आगे बढ़ता रहा। उनकी पावर्स एक बार फिर रेड और ब्लू के अंधा कर देने वाले मुकाबले में टकराईं। इस शॉकवेव ने उनकी तलवारें दूर फेंक दी और ये एक डिसाइसिव एक्सचेंज पे खत्म हुआ। आरविन बुरी तरह हिल गई और एक घुटने पे आ गई, जबकि प्रिंस लड़खड़ाया पर खड़ा रहा। देखने वाले नाइट्स ये रिजल्ट देखकर दंग रह गए और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बलोराट हैरानी से प्रिंस को देखने लगे कि उसने इतनी प्रोग्रेस कर ली है। आरविन कांपते हुए बड़बड़ाई कि ये रिजल्ट सच नहीं हो सकता। प्रिंस उसके पास गया और बड़े काम तरीके से अनाउंस किया कि उनकी बेट के मुताबिक वो जीत गया है। घुटनों पे बैठी आरविन के सामने खड़े होकर उसने अपनी विश बताना शुरू किया। उसने एक हल्की और मजबूत स्माइल के साथ नीचे देखा। आरविन ने सुना जब उसने कहा कि उसे जो चाहिए वो है। नरेशन अब काल पे शिफ्ट होता है, जो कहता है कि बदनाम फर्स्ट प्रिंस का रॉयल गार्ड होना उम्मीद से ज्यादा इजी था। एक पुरानी मेमोरी में कार्ल ने पहली बार प्रिंस से अपना इंट्रोडक्शन करवाया था और उसकी सेवा करने की कसम खाई थी। कार्ल याद करता है कि भले ही प्रिंस एरोगेंट लग रहा था, पर उसका बिहेवियर उतना वायलेंट नहीं था जितना दरबार की अफवाहों में बताया जाता था। कार्ल बाद में देखता है कि प्रिंस अकेला कोर्टयार्ड में तलवार घुमाकर ट्रेनिंग कर रहा है। अफवाहों के उल्टा कार्ल को अपने पहले वाले नेगेटिव इंप्रेशन पे शक होने लगता है। एक बारिश वाली रात को वो और बाकी नाइट्स चुपचाप देखते हैं कि प्रिंस पागलपन की हद तक उस तेज बारिश में ट्रेनिंग कर रहा है। एक साथी ने सजेस्ट किया कि प्रिंस को रोकना चाहिए क्योंकि बारिश बहुत तेज है। कार्ल बीच बचाव करने के लिए बढ़ा और चिल्लाया कि प्रिंस ध्यान रखे। उसी पल प्रिंस की स्ट्राइक से उस वुडन डमी पे एक गोल्डन पावर का ब्लास्ट हुआ। कार्ल हैरानी से देखता रह गया जब वो भीगा हुआ प्रिंस उन चिंगारियों के बीच मुस्कुरा रहा था। वो नजारा देखकर कार्ल को यकीन हो गया। उसकी फटी आंखों से दिख रहा था कि प्रिंस कोई मामूली इंसान नहीं है। कार्ल नरेट करता है कि तब से उसे लगने लगा था कि प्रिंस की किस्मत में एक बड़ा आदमी बनना लिखा है। वापस प्रेजेंट ड्यूएल में आते हैं। कार्ल एडमिट करता है कि वो पहले ऐसा ही सोचता था, पर तभी प्रिंस ने आरविन से कहा कि उसे वो चाहिए। सारे नाइट्स इस कैंडल्स कन्फेशन को सुनकर चक्कर खा गए। कार्ल को लगा कि कहीं उसने प्रिंस की नीयत समझने में फिर से गलती तो नहीं कर दी। थकी हारी आरविन ने खुद को संभाला और सवाल किया कि क्या उसकी ये डिमांड वाकई वही है जो वो चाहता है। वो चिल्लाई और पूछा कि क्या ये इतनी बोल्ड विश ही है जो प्रिंस उससे चाहता है। प्रिंस ने जवाब दिया कि अपनी करंट स्टेट में वो सिर्फ एक अप्रेंटिस है जो एक स्काउंड्रल प्रिंस को भी नहीं हरा सकती। उसने समझाया कि इनाम के रूप में वो असलियत में कुछ और चाहता है। उसने क्लैरिफाई किया कि वो आरविन कोरियन का पोटेंशियल और एक नाइट के रूप में उसका फ्यूचर चाहता है। उसने कहा कि उसे एक ऐसा नाइट चाहिए जो अपनी मर्जी से उसके पीछे चले। उसने इस बात पे जोर दिया कि उसे कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो सिर्फ रॉयल ऑर्डर की वजह से बंधा हुआ हो। इसके बजाय वो एक ऐसा नाइट चाहता है जो सिर्फ उसका हो और उसे लगता है कि आरविन इस रोल के लिए परफेक्ट है। अपनी जजमेंट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उसने उससे कहा कि उसके पास तलवार चलाने का कमाल का टैलेंट है, इसलिए उसने कंक्लूड किया कि आरविन कोरियन ही वो इंसान है जिसे वो चाहता है। उसने बड़े फॉर्मल तरीके से उससे अपना नाइट बनने को कहा जब सूरज उसके पीछे ढल रहा था। आरविन नरेट करती है कि वो वाकई वही नाइट बन गई जिसका सपना उसने देखा था और उस बच्चे जैसे प्रिंस की सेवा करते हुए उसकी नई लाइफ उसके साथ शुरू होती है। देखने वाले नोट करते हैं कि आरविन अपनी लुक्स की अफवाहों से बिल्कुल मैच करती है। आरविन याद करती है कि क्योंकि कोई उसे एक असली नाइट नहीं मानता था, उसने बाकियों से दुगनी मेहनत की थी।
ट्रेनिंग के वक्त आर्विन एक ड्यूअल में पूरी तरह हावी रहती है और अपने ओपोनेंट को तलवार की नोक पे जमीन पे गिरा देती है। वो बाउट आर्विन कोरियन की जीत के साथ खत्म होता है। सारे फेलो अप्रेंटिस को अपनी कमाल की स्वॉर्ड स्किल से हराने के बाद भी वो यार्ड में एक और ओपोनेंट के साथ लगातार टकराती रहती है। आर्विन ने बार बार स्पैरिंग मैचेस में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दिखाए। इतनी काबिलियत के बावजूद बाकी नाइट्स उसे सिर्फ एक पोस्टर गर्ल की तरह ट्रीट करते थे और कहते थे कि ऐसी खूबसूरत औरत को एस्कॉर्ट करना ऑनर की बात है, जिससे उसे लगता था कि अभी भी उसे एक नाइट की नजर से नहीं देखा जा रहा। ये सब याद करके आर्विन थोड़ा हिचकिचाती है। अपने इमोशन से लड़ते हुए वो एक ऐसे प्रपोजल के बारे में सोचती है जो उसके नाइट बनने के पोटेंशियल और फ्यूचर की कदर करता है। आर्विन सोचती है कि ये ऑफर देने वाला प्रिंस क्या वाकई सिंसियर है। ट्रेनिंग ग्राउंड्स में सूरज ढलते ही वो बड़े गंभीर तरीके से उससे एक रिक्वेस्ट करने लगती है। आर्विन प्रिंस से कहती है कि वो उसे एक औरत नहीं बल्कि सिर्फ एक नाइट की तरह ट्रीट करे। वो आगे कहती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसकी हर बात मानेगी। प्रिंस खामोशी से उसकी इस सिंसियर डिमांड के बारे में सोचता है। आर्विन बड़े टेंशन में उसके जवाब का इंतजार करती है। वो मान जाता है और वादा करता है कि वो उसे एक नाइट की तरह पूरी इज्जत देगा। फिर आर्विन आगे बढ़कर उसके सामने फॉर्मल तरीके से घुटनों पे बैठती है। वो प्रिंस के सामने अपने आप को उसके हवाले करने की कसम लेने के लिए झुक जाती है। किर्गने फैमिली की सबसे बड़ी बेटी आर्विन प्रिंस एड्रियन लियाम के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाना शुरू करती है। वो अपनी तलवार और अपनी पूरी जिंदगी उसकी सेवा में लगाने का वचन देती है, जिसे देखकर वहां खड़े नाइट्स दंग रह जाते हैं। एक सख्त दिखने वाला ब्लैक आर्मर पहना हुआ कमांडर ये सब हैरानी में खामोश खड़ा देखता रहता है। एड्रियन लियाम बर्ग का असली वारिस होने के नाते ऑफिशियली आर्विन को अपना नाइट बना लेता है। जब आर्विन झुकी हुई होती है तो वो उन वर्चूज का बयान करता है जो एक नाइट को निभाने चाहिए। वो इस सेरेमनी को ये कमांड देकर खत्म करता है कि वो हमेशा ब्रेव, कर्टियस और लॉयल रहे। बाद में एकेडमी ग्राउंड्स में आर्विन की तेजी स्टूडेंट्स का ध्यान खींचती है। कुछ अप्रेंटिस आपस में गॉसिप करते हैं कि उस बदनाम प्रिंस की वफादारी की कसम खाना बिल्कुल बेतुक्का है और कहते हैं कि उन्हें किसी तरह इस कसम को कैंसिल करवा देना चाहिए, हालांकि उसने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया था। दूसरे लोग शक भरी नजरों से फुसफुसाते हैं और सोचते हैं कि क्या आर्विन और प्रिंस के बीच कोई छुपा हुआ चक्कर है। ये अफवाहें भी फैलने लगती हैं कि एड्रियन शायद नाइट की कसम का सहारा लेकर उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रख रहा है और लोग सवाल उठाते हैं कि उसने ड्यूअल क्यों एक्सेप्ट किया था। एड्रियन ये सुनकर कि लोग उसके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं गुस्से में भड़क जाता है और पूछता है कि क्या वो कोई विलन है। वो चिल्लाया कि हर कोई उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो दुनिया का सबसे गंदा इंसान हो। उसका नाइट कार्ल ये सब चुपचाप अनईजी होकर सुनता रहता है। फिर कार्ल एड्रियन से वो बात दोबारा छेड़ता है जो प्रिंस ने पहले कही थी। वो एड्रियन की उस पुरानी रिमार्क का जिक्र करता है जो उसने फाइनल ड्यूअल के दिन की थी, जो एड्रियन को शुरू में याद नहीं आती। कार्ल क्लैरिफाई करता है कि वो एड्रियन की उस विश की बात कर रहा है जिसमें उसने कहा था कि उसे वो नाइट चाहिए जो अपनी मर्जी से उसकी सेवा करे, ना कि रॉयल ऑर्डर की वजह से। कार्ल पूछता है कि क्या उस सच्चाई से उसे बुरा लगा और पॉइंट आउट करता है कि अगर कोई नाइट सिर्फ ऑर्डर से बंधा हो तो वो कहीं और भेजे जाने पर तुरंत चला जाएगा। एड्रियन बड़े कैजुअल तरीके से कहता है कि कार्ल अगर चाहे तो बाद में अपनी कसम खा सकता है। कार्ल हिम्मत जुटाकर पूछता है कि क्या एड्रियन वाकई उसकी कसम एक्सेप्ट करेगा। एड्रियन मुंह फेर लेता है और साफ मना कर देता है। वो कोल्डली कहता है कि कार्ल को पालने पोसने में उसे कोई खुशी नहीं मिलती और वो उसे नहीं चाहता। कार्ल इस दुख को एक मजाक में उड़ा देता है और एड्रियन थोड़ा चिढ़कर रिएक्ट करता है। एड्रियन इंसिस्ट करता है कि वो मजाक नहीं कर रहा, वो सीरियस है। इसके तुरंत बाद एड्रियन को एक रॉयल डिक्री मिलती है जिसमें उसकी प्रोबेशन खत्म करके उसे एक आने वाले बैंक्वेट में शामिल होने को कहा गया है। वो अपना सर खुजाते हुए हैरान होता है कि प्रोबेशन 1.5 महीना पहले ही कैसे खत्म हो गई। उसे याद आता है कि कैसे किंग उसे पहले प्रिंस के पैलेस में हमेशा के लिए कैद करने को तैयार थे, इसलिए ये सडन बदलाव उसे शक्की लगता है। पैलेस में घूमते हुए एड्रियन बड़बड़ाते हुए कहता है कि वो किंग की नीयत का अंदाजा नहीं लगा सकता। तभी एक मेड पूछती है कि क्या वो खुश है कि प्रोबेशन खत्म हो गई। एड्रियन जवाब देता है कि उसे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैलेस छोड़ने के बाद उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो आगे कहता है कि उसका मिलने जुलने वाला कोई है ही नहीं, जिसे सुनकर मेड कुछ पढ़ते हुए चौंक जाती है। वो घबराते हुए माफी मांगती है और समझाती है कि उसने अभी एक इनविटेशन देखा जो उसके नाम था। एड्रियन हैरानी से पूछता है कि क्या उसे कोई इनविटेशन मिला है। मेड उसे एक फैंसी कार्ड दिखाती है और कंफर्म करती है कि यही वो खत है। उसे पढ़ते हुए एड्रियन को पता चलता है कि ये एक सोशल क्लब का है जो सिर्फ चुने हुए यंग लॉर्ड्स के लिए है। मेड समझाती है कि ये वही जगह है जहां वो पहले खुद जाता था, जिसे सुनकर वो दंग रह जाता है। एड्रियन पूछता है कि क्या वो जगह अजीब है, जिसपे मेड हिचकिचाने लगती है। वो याद करती है कि वो एक अय्याशी का अड्डा था जहां यंग नोबल्स जमकर शराब पीते थे और औरतों के साथ अजीब और समझ से बाहर मजे करते थे। एड्रियन कंक्लूजन निकालता है कि ये बस शराब और लड़कियों के पीछे भागने वाला क्लब है और कहता है कि वो ऐसे यूजलेस इवेंट में जाने से बेहतर ट्रेनिंग पे फोकस करेगा। पर जैसे ही वो उसे खारिज करने वाला होता है, एनवेलप पे कुछ लिखा हुआ उसका ध्यान खींच लेता है।
वो एली फैमिली के अपने पुराने दोस्त बर्नार्डो का लिखा हुआ डेडिकेशन पढ़ता है। एली नाम देखकर एड्रियन चौंक जाता है और उसे जोर से रिपीट करता है। उसे अपने अंकल की कहानियों से याद आता है कि हाउस एली ने आखिर तक माना हार्ट की ट्रेडिशन को बड़ी जिद से निभाया था, पर एक सदी पहले वो बर्बाद हो गए। इस वजह से एड्रियन अपना मन बदल लेता है और डिसाइड करता है कि उसे इस गैदरिंग में जाना चाहिए। मेड उसकी चीजें तैयार करने के लिए मान जाती है। इनविटेशन फोल्ड करते हुए वो उम्मीद करता है कि एली फैमिली अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई होगी। नरेशन बताता है कि एड्रियन को उस बदनाम प्रिंस की बॉडी में आए 4 महीने हो चुके हैं और उसने सख्त वेट लॉस ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। एक टेलर एक्साइटेड होकर वो नए कपड़े दिखाता है जो उसके इंस्ट्रक्शंस पे बने हैं। एड्रियन का नया आउटफिट ब्लैक है जो उसकी पसंद से मैच करता है। कपड़ों में डेकोरेशन बहुत कम है जैसा उसने मांगा था। डिजाइन सिंपल है पर टेलर के मुताबिक अभी भी उसकी प्रिंसली डिग्निटी को बरकरार रखता है। मिरर में देखते हुए एड्रियन एडमिट करता है कि उसने काफी वेट कम कर लिया है और टेलर हैरान होता है कि उसके मेजरमेंट्स आधे से भी कम रह गए हैं। एड्रियन आगे के पैलेस बैंक्वेट के कपड़ों का काम भी टेलर को सौंप देता है जो तुरंत शुरू करना चाहता है, पर एड्रियन उसे रुकने को कहता है क्योंकि उसका शरीर अभी और बदलेगा। वो कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए प्रेडिक्ट करता है कि बैंक्वेट तक उसका साइज और भी छोटा हो जाएगा। प्रोबेशन खत्म होने के कुछ दिन बाद एड्रियन कैरेज में बैठकर उस नापसंदीदा सोशल क्लब की तरफ निकलता है। कार्ल एस्कॉर्ट के रूप में कैरेज के साथ साथ चलता है। कैरेज के अंदर एड्रियन जमाई लेता है और कंप्लेन करता है कि प्रिंस होना थका देने वाला काम है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये फॉर्मल कपड़े, कैरेज और एस्कॉर्ट सब कुछ उसे दम घोटू फील करवाते हैं। कंप्लेन करते करते उसे अपनी मेड में कुछ अजीब लगता है। वो अडेलिया के कंधे पे एक जख्म का निशान देख लेता है और उसे आवाज देता है। एड्रियन सीधा उसकी गर्दन के जख्म के बारे में पूछता है। अडेलिया जवाब देती है कि ये उसकी अपनी नाकाबिलियत की वजह से हुआ था, जब वो उससे पहले मिली डांट फटकार को याद करके खुद को कसूरवार मानती है और अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। एड्रियन मन ही मन उस पुराने प्रिंस के बेरहम कर्मों को इमेजिन करता है और हैरान होता है कि कैसे इतनी सारी बुरी कहानियां बार बार सामने आ रही हैं। उस सहमी हुई मेड को देखकर उसे रियलाइज होता है कि महीनों साथ रहने के बाद भी उसने कभी उसका नाम तक नहीं पूछा। आखिरकार वो उसका नाम पूछता है, जिससे वो थोड़ा चौंक जाती है। वो अपना इंट्रो देती है कि उसका नाम अडेलिया बायन है, जिसे सुनते ही एड्रियन का रिएक्शन एकदम शार्प होता है। बायन नाम सुनकर एड्रियन को याद आता है कि ये तो एक भूली बिसरी नोबल फैमिली का नाम है। वो अंदर ही अंदर हैरान होता है कि वो ये नाम फिर से सुन रहा है। तभी नरेशन एकदम पुराने जमाने में चला जाता है, उस वक्त जब शहर या किंगडम भी नहीं बने थे। कहानी दिखाती है कि कॉन्टिनेंट पे ड्वार्फ्स और ऑक्स के बीच जंग चल रही थी। वो ऐसा दौर था जब कमजोर इंसानों को ताकतवर स्पीशीज लूट लेती थीं और मारकाट मचाती थीं। फिर कुछ हीरोज खड़े हुए और उन्होंने एक बड़ी जंग के क्लाइमेक्स पे इंसानों की इस मुश्किल को खत्म किया। इन्हीं सेवियर्स को, जिन्होंने इंसानों को कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी ताकत बनाया, 5 इलेक्टर्स कहा गया। इन्हीं 5 लेजेंडरी हीरोज में से एक इस कहानी में आगे आती है। लाल बालों वाली उस स्वॉर्ड्स वुमन का नाम ग्रोहॉन है। वो दहकते हुए आसमान के नीचे खड़ी है और किसी अनजान शख्स से सवाल करती है कि जंग के बाद क्या होगा। मॉन्स्टर जैसे जायंट्स की भीड़ का सामना करते हुए वो सोचती है कि लड़ाई खत्म होने के बाद वो और उसका साथी क्या करेंगे। उसकी गुस्से भरी आंखों का क्लोजअप उसके पक्के इरादे को दिखाता है। फिर वो जंग के मैदान में कूद पड़ती है और उन विशाल दुश्मनों पे हमला कर देती है। वो जायंट्स के राजा का सर कलम कर देती है और सदियों से इंसानों पे हो रहे उनके जुल्म को खत्म कर देती है। सीन दिखाता है कि कैसे उसका आखिरी वार जायंट के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। नरेशन बताता है कि उसका पूरा नाम एग्नेस बायरन है, द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड मार्की। एग्नेस इस खून खराबे के बीच हल्का सा मुस्कुराती है। उसका स्कार्ड चेहरा और उड़ते हुए बाल एकदम खतरनाक लग रहे हैं। मैदान जंग जायंट्स की लाशों से भरा है, पर फिर भी और दुश्मन उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। एग्नेस उन जायंट्स को बुरी तरह गालियां देती है कि वो फिर से शिकार की तलाश में वापस आ गए और उन्हें डिप्रेव्ड ग्लैटन्स कहती है। वो उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हुए उनके बीच से रास्ता बनाती जाती है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो ऐसे घटिया मॉन्स्टर्स के लिए बहुत ही सेंसर्ड गालियां देने लगती है। उसकी तलवार का जेम ऐसे चमकता है जैसे उसके गुस्से को समझ रहा हो और उसकी बाकी गालियां शोर में दब जाती हैं। एड्रियन इस पुरानी याद से बाहर आता है और उसे घिन आती है कि सिर्फ उसकी वल्गर लैंग्वेज याद करने से ही उसके कान गंदे महसूस हो रहे हैं। वो वापस अडेलिया पे फोकस करता है और सोचता है कि इतनी मशहूर बायरन फैमिली की वंशज ऐसी कैसे बन गई। उस डरपोक मेड को देखकर वो हैरान है कि कैसे एक इतना शानदार खानदान इतना नीचे गिर गया। कार्ल एड्रियन को बताता है कि कैरेज अपनी मंजिल पे पहुंच गई है। कार्ल बाहर से झांककर प्रिंस को आवाज देता है। एड्रियन बाहर निकलते हुए कहता है, कार्ल, तुम्हारा टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। प्रिंस कैरेज से निकलकर क्लब के एंट्रेंस की तरफ बढ़ जाता है। वो कंफ्यूज अडेलिया से कहता है कि वो बाद में बात करेंगे और उसे वहीं हैरान परेशान छोड़ देता है। अडेलिया उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। उसके सर के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि अभी हुआ क्या। एंट्रेंस पे एक चांदी जैसे बालों वाला यंग नोबल खुशी से एड्रियन को आवाज देता है और अपना फॉर्मल इंट्रो देता है।
एली फैमिली का बर्नार्डो प्रिंस एड्रियन को ग्रीट करता है और उसका हालचाल पूछता है। बर्नार्डो बड़े जोश से कहता है कि वो बहुत खुश है कि एड्रियन सही सलामत है, जबकि एड्रियन शक की नजर से सोचता है कि ये एली खानदान का वारिस तो किसी गुंडे जैसा दिख रहा है। बर्नार्डो कहता है कि एड्रियन ने बहुत दुख झेले होंगे तभी वो इतना पतला हो गया है, जिसपे प्रिंस सोच में पड़ जाता है। एड्रियन एक हल्की सी डार्क हंसी हंसता है, जिससे बर्नार्डो थोड़ा अनईजी हो जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। एड्रियन बात टाल देता है और कहता है कि उसका शरीर ठीक है और आज यहाँ आना शायद एक अच्छी बात है। एक शातिर स्माइल के साथ वो बर्नार्डो का कंधा थपथपाता है और कहता है कि आज का दिन उसकी वजह से बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। बर्नार्डो को थोड़ी ठंडक महसूस होती है और वो एड्रियन के इस अजीब रिएक्शन को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। क्लब के अंदर बाकी यंग नोबल्स औरतों के बारे में गंदी बातें कर रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। मर्द खुलेआम कॉर्टिसंस के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उनकी सॉफ्ट स्किन की तारीफ कर रहे हैं, जबकि औरतें मजाक में मना करने का नाटक कर रही हैं। कैमरा वाइड होता है और एक शानदार सलून दिखाता है जहां नोबल्स खाने और शराब से भरी टेबल के चारों तरफ मजे कर रहे हैं। एड्रियन और बर्नार्डो भी उन्हीं के बीच हैं। बर्नार्डो अकेले में नोट करता है कि एड्रियन का बिहेवियर आज बहुत अजीब है, क्योंकि पहले तो वो हमेशा नशे में रहता था और औरतों के पीछे भागता था। वो नोटिस करता है कि एड्रियन की ऑरा अब पहले से बिल्कुल अलग है। प्रिंस शांति से अपनी ड्रिंक पी रहा होता है कि तभी एक और नोबल खड़ा होकर उसके पास आता है। वो घमंडी नोबल एक शातिर स्माइल के साथ एड्रियन से बात शुरू करता है। वो कहता है कि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है कि कैसे एड्रियन ने मशहूर आयरन लायंस फ्लावर यानी आर्विन को अपना बना लिया है। एड्रियन खामोशी से सुनता है, पहले कोई जवाब नहीं देता। दूसरे नोबल्स कंप्लेन करते हैं कि वो बहुत स्लो रह गए। उन्हें भी आर्विन की चाहत थी और वो चाहते थे कि पहले वो उसका ओथ ले लेते। एक आदमी गंदी तरह से इमेजिन करता है कि आर्विन का शरीर उस आर्मर के नीचे कैसा दिखता होगा। उसे खूबसूरत कहता है और उसके जिस्म के बारे में बातें करता है। एड्रियन उसे बीच में ही रोकता है और अचानक पूछता है कि क्या उस आदमी की घर पे कोई बहनें हैं, जिससे वो चौंक जाता है। जब वो आदमी हिचकिचाते हुए हाँ कहता है तो एड्रियन उसे याद दिलाता है कि उसका खुद का एक छोटा भाई है और ये खुशकिस्मती की बात है। इससे पहले कि वो ठरकी नोबल कुछ समझ पाता, एड्रियन अचानक मूव करता है और उसका मुक्का सीधा उस आदमी के चेहरे पे लगता है। वो उस नोबल को एक भयंकर पंच मारता है। उस वार से वो आदमी लड़खड़ाकर चिल्लाने लगता है और खून उड़ने लगता है। वो जमीन पे गिरता है, उसका ग्लास टूट जाता है और कारपेट पूरी तरह शराब से भीग जाती है। बाकी नोबल्स और औरतें इस सडन वायलेंस को देखकर शॉक रह जाते हैं। बर्नार्डो एड्रियन का ये गुस्सा देखकर डर जाता है और उसके मुंह से बोल नहीं निकलते। एड्रियन ठंडे दिमाग से रिमार्क करता है कि ये अच्छी बात है कि उस आदमी की फैमिली लाइन चलती रहेगी, जिसका मतलब था कि उसने जहां मारा है उसके बाद वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। फिर वो पूरी ताकत के साथ उस आदमी के ग्रोइन पे एक खतरनाक लात मारता है। कमरे में हर कोई एकदम सुन हो जाता है जब प्रिंस उस तड़पते हुए नोबल के ऊपर खड़ा होता है। एड्रियन के दिमाग में वो दिन याद आता है जब किंग ने उसे सक्सेशन से हटाकर उसके अपने छोटे भाई की वजह से उसके अंदर जो गुस्सा था वो और भड़क गया। उसी गुस्से का सहारा लेकर उसने फिर से अपना मुक्का उठाया और उस आदमी के चेहरे पे एक और भारी पंच जड़ दिया। देखने वाले डर के मारे कांपने लगे और उस बेरहम पिटाई को देखकर पीछे हट गए। बर्नार्डो और बाकी लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो उसे रोक नहीं पाए। एड्रियन ने उस आदमी को कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाया ताकि वो खड़ा रहे। वो नोबल बुरी तरह पिट चुका था, खून निकल रहा था और डर के मारे पूछने लगा कि प्रिंस उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एड्रियन उसके पास झुका और कहा कि ध्यान से सुनो, और फिर उसे समझाने लगा कि उसे ये सजा क्यों मिल रही है। प्रिंस ने साफ कह दिया कि भले ही लोग उसे गुंडा समझते हों, पर वो अब ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करेगा। देखने वाले उसके इस अचानक ऐलान से पूरी तरह चक्कर खा गए। उसने समझाया कि उसके कहने का मतलब ये है कि जिस नोबल को वो पीट रहा है उसे अभी उतनी मार नहीं पड़ी जितनी पड़नी चाहिए थी और वो उसे लगातार पीटना जारी रखता है। जब प्रिंस ने अपना अटैक खत्म किया तो वो नोबल उड़ता हुआ कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। हर कोई हैरानी में देखता रह गया जबकि प्रिंस उस तबाही के बीच खड़ा था। वो नोबल नील पड़े हुए और लगभग बेहोशी की हालत में जमीन पे पड़ा था। प्रिंस ने एली को आवाज दी, जिसने डर और दबे हुए लहजे में मुश्किल से जवाब दिया। मुस्कुराते हुए प्रिंस ने कहा कि वो पहले से जानता था कि आज का दिन बहुत एंटरटेनिंग होगा। एली अंदर ही अंदर पैनिक करने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रिंस इतना वायलेंट क्यों हो रहा है। प्रिंस ने एली को ऑर्डर दिया कि रॉयल नाइट्स को बुलाए। एली ने जोर से कहा कि वो प्रिंस का हुक्म मानेगा और वहां से भाग गया। गैदरिंग हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई जब प्रिंस सेंटर में खड़ा था और वो पिटा हुआ नोबल उसके पैरों के पास पड़ा था। प्रिंस बड़े काम तरीके से खड़ा था। उसके चेहरे पे खून था और खुद को संभालते हुए उसने वहां मौजूद औरतों को कमरा छोड़ने को कहा। एक नोबलमैन थोड़ा हिचकिचाया। वो इस सिचुएशन में काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। घबराते हुए वो एग्जिट की तरफ सरकने लगा, पर प्रिंस ने उसे बड़े ठंडे दिमाग से याद दिलाया कि सिर्फ औरतों को जाने के लिए कहा गया है। प्रिंस ने वार्न किया कि जो मर्द अब यहाँ से बाहर जाएगा वो औरत बनने के बाद ही बाहर निकल पाएगा। नोबल्स डर के मारे पीछे हट गए क्योंकि वो प्रिंस की बेरहमी को इमेजिन कर रहे थे। उन डरे हुए नोबल लड़कों के बीच प्रिंस उन्हें अपनी कैजुअल धमकी से डराता रहा।
वो आगे बढ़ा, इस मामले को और आगे ले जाने के लिए तैयार। उसे याद आया कि कैसे ये नोबल्स पहले उसे बेसिक रिस्पेक्ट तक नहीं देते थे और कभी उसके सामने घुटनों पे नहीं बैठे। उसे याद आया कि कैसे उनमें से एक ने खुलेआम उसके मुंह पे उसका मजाक उड़ाया था। उसने ये भी ऐड किया कि उन्होंने उसके पर्सनल नाइट की इंसल्ट करने की जुर्रत की। वहां पहुंचते हुए नाइट्स की तरफ मुड़कर प्रिंस ने पूछा कि ऐसे बिहेवियर पे क्या जुर्म बनता है। जैसे ही आर्मर्ड रॉयल नाइट्स अंदर आए, किसी ने नोटिस किया कि रॉयल्टी को नीची नजर से देखना अपने आप में एक सजाए मौत वाला जुर्म है। उन्होंने समझाया कि ऐसी हरकतें रॉयल फैमिली की इंसल्ट मानी जाती हैं। नाइट कमांडर ने आगे बढ़कर डिक्लेयर किया कि रॉयल अथॉरिटी को चैलेंज करना गद्दारी के बराबर है। नाइट्स ने प्रिंस से पूछा कि वो किसे घुटनों पे बैठने पे मजबूर करना चाहते हैं। प्रिंस शैतानी तरीके से मुस्कुराया। उसे ये मौका मिलने की बहुत खुशी थी। उसने ऑर्डर दिया कि वहाँ मौजूद हर एक इंसान को घुटनों पे बिठाया जाए। बाद में प्रिंस को तख्त के सामने बुलाया गया और कहा गया कि उसने प्रोबेशन खत्म होते ही एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। किंग ने गुस्से में गिनवाए कि 14 नोबल बच्चों को रॉयल्टी की इंसल्ट और गद्दारी के चार्जेस में अरेस्ट किया गया है। किंग ने पूछा कि क्या प्रिंस को समझ आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने कहा कि नोबल्स को रॉयल अथॉरिटी की तौहीन के लिए सजा मिलनी चाहिए, पर वार्न किया कि 14 फैमिलीज को गुस्सा दिलाने के बहुत बुरे नतीजे होंगे। प्रिंस ने बड़े काम होकर पूछा कि क्या किंग को सिर्फ पॉलिटिकल बैकलैश का डर है। उसने आर्ग्यू किया कि ये अरेस्ट किए हुए नौजवान यूजलेस और शर्मिंदगी का बाइस हैं, जिन्हें उनकी अपनी फैमिलीज भी मुश्किल से झेलती हैं। प्रिंस ने सजेस्ट किया कि इस मामले को सुलझाने के लिए खत भेजने चाहिए। जब किंग ने पूछा कि किसे, तो प्रिंस ने पॉइंट आउट किया कि हर फैमिली में पहले से ही कोई ऐसा होता है जो उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट हो। उसने क्लैरिफाई किया कि उसका मतलब उन अरेस्ट किए गए बदमाशों के भाई बहनों से है। उसने किंग को चैलेंज किया कि वो बताएं अगर उसकी ये लॉजिक गलत है तो। किंग ने आखिरकार उसे जाने को कहा और प्रिंस इस बात से सेटिस्फाइड था कि उसके पिता के पास कोई जवाब नहीं था। बाद में प्रिंस ने एक घबराई हुई मेड को बड़े प्यार से ग्रीट किया और भरोसा दिलाया कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। डर के मारे मेड ने पूछा कि उसने क्या गलती की है जो उसे बुलाया गया है। उसे कांपते हुए देखकर प्रिंस को रियलाइज हुआ कि उसके पुराने स्काउंड्रल वर्जन ने उसे बहुत परेशान किया होगा। उसे याद आया कि उसकी गरीब नोबल फैमिली के पास बस नाम का ही टाइटल बचा है। नरेशन रिवील करता है कि यहाँ तक कि उसके अपने खून ने भी बायन नाम की पुरानी शान को भुला दिया है और उनका हीरोइक इतिहास मिटा दिया गया है। उनकी बेमिसाल मार्शल आर्ट्स भी खत्म होकर भुलाई जा चुकी हैं। प्रिंस ने उस इज्जत और गर्व के बारे में सोचा जो उस खानदान के साथ गायब हो गया। एक अप्रेजल विंडो से पता चलता है कि मेड अडेलिया बायन के पास स्वॉर्ड्समैनशिप और माना में टॉप टियर काबिलियत है। साथ ही कुछ एक्सट्रीम ट्रेट्स भी हैं, बुचर, वॉर मैनियाक, फ्रेजाइल हार्ट, केयरगिवर और स्लेव मेंटालिटी। प्रिंस शॉक हो गया और मन ही मन खुद को थोड़ा रुकने और जो वो देख रहा है उसे दोबारा समझने को कहा। वो इस बात पे अटक गया कि ये ट्रेट्स कितने अजीब और डेंजरस हैं। एक्सप्लेनेशंस दिखाती हैं कि उसके वायलेंट ट्रेट्स उसे खून का प्यासा और बैटल ऑब्सेस्ड बनाते हैं, भले ही वो अंदर से कितनी ही नर्म दिल और प्यारी क्यों ना हो। दूसरी नोट्स ऐड करती हैं कि वो नेचुरली सबका ख्याल रखने वाली है, पर साइकोलॉजिकली दूसरों पे डिपेंड रहती है और दब कर रहती है। प्रिंस को रियलाइज हुआ कि उसके पास बेमिसाल कॉम्बैट टैलेंट तो है, पर उस पागलपन को रोकने के लिए कोई ट्रेट नहीं है जो इसके साथ आएगा। वो सोचने लगा कि क्या दुनिया पे ऐसे अनस्टेबल पावर हाउस को छोड़ना समझदारी होगी। काफी जदोजहद के बाद उसने डिसाइड किया कि उसे कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और उसकी पावर को मैनेज करने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। उसने रीजन दिया कि एस रैंक स्वॉर्ड टैलेंट बर्बाद करने के लिए बहुत कीमती है और नोट किया कि एक खास ट्रेट, स्लेव मेंटालिटी, उसके फायदे के लिए यूज किया जा सकता है। कहानी स्लेव मेंटालिटी को डिफाइन करती है एक ऐसे ट्रेट के रूप में जहां इंसान को किसी ताकतवर मालिक की पूरे दिल से सेवा करने में खुशी मिलती है। प्रिंस ने अडेलिया को नाम से बुलाया और उसे कमांड दिया कि वो उसके प्रति अपनी वफादारी की कसम खाए। कंफ्यूज होकर वो हकलाने लगी और पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने साफ साफ कह दिया कि वो उसकी नाइट बन जाए और तुरंत ये कसम ले। वो एकदम दंग रह गई और इंसिस्ट करने लगी कि उस जैसा कोई नीचा इंसान भला कैसे। वो उससे कहता है कि वो उसे अपना नाइट बनने का मौका दे रहा है, पर वो हिचकिचाते हुए बोलती है कि उस जैसा मामूली इंसान भला इतना बड़ा रोल कैसे निभा सकता है। वो याद करता है कि उसने कहा था उसका खानदान अब किसी काम का नहीं रहा, तो वो उससे वादा करता है कि वो उसके फैमिली की सारी जिम्मेदारी लेगा। बदले में वो डिमांड करता है कि वो उसके प्रति अपनी वफादारी की कसम खाए और उसे अपना मालिक मान ले। वो उससे कहता है कि अगर वो अपने अंदर के पागलपन को कंट्रोल नहीं कर पाई तो वो खुद उसे कंट्रोल करेगा। वो पूछती है कि क्या वो वाकई उसके परिवार का ख्याल रखेगा और वो हाँ बोल देता है। वो यहाँ तक ऑफर देता है कि वो उसके रिलेटिव्स को कैपिटल बुला लेगा ताकि वो उनसे मिल सके, जिसे सुनकर वो मान जाती है। हाउस बायन की सबसे बड़ी बेटी अडेलिया ऑफिशियली प्रिंस एड्रियन लियाम के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाती है। वो वचन देती है कि वो उसे अपना मालिक मानेगी और अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर देगी। प्रिंस बड़े सिंपल तरीके से उसकी बात एक्सेप्ट करता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। उसके सर पर अपना हाथ रखकर वो ऐलान करता है कि अब से उसे उसकी हर बात बिना सवाल किए माननी होगी और वो राजी हो जाती है। जब वो ये रिचुअल कर रहा होता है तो वो शर्म से लाल हो जाती है और बड़े भक्ति भाव से अपने हाथ भींच लेती है।
उसका रिएक्शन देखकर प्रिंस अकेले में सोचता है कि क्या उसे इस तरह रिक्रूट करना वाकई सही डिसीजन था। अफवाहें फैलने लगती हैं कि पहले प्रिंस ने फिर से अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी है और गलत तरीकों से किसी से नाइट की कसम ली है। गॉसिप ये भी होने लगती है कि उसने नोबल बच्चों को बुलाया, पीटा और कैद भी कर लिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो एक ऐसी मेड को अपना पर्सनल नाइट बना रहा है जिसने कभी तलवार तक नहीं पकड़ी, और सब अज्यूम कर रहे हैं कि वो अपना एक हरम बनाना चाहता है। इतनी अटेंशन मिलने पर प्रिंस बड़बड़ाता है कि अचानक सबको उसमें इतना इंटरेस्ट कब से होने लगा। वो अपने नाइट कमांडर से कंप्लेन करता है कि सिर्फ एक पर्सनल नाइट रखने पर इतनी बातें हो रही हैं। किंग उसे डांटते हैं कि वो औरतों में डूबकर पॉलिटिकल ट्रबल खड़ी कर रहा है। एक और बुजुर्ग उसके बिहेवियर को घटिया बताते हैं और उस पे एक इम्पोर्टेंट शर्त छोड़ने का इल्जाम लगाते हैं। उसका एक रॉयल भाई उसका मजाक उड़ाता है कि उसने एक मेड को नाइट बनाया है और कहता है कि ये तो बिल्कुल उसके पुराने स्टाइल जैसा ही है। प्रिंस दुख जताता है कि कोर्ट में अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं। जब उसे बताया जाता है कि क्वीन आई हैं, तो वो चिढ़ जाता है। क्वीन उसे फटकार लगाती हैं कि जैसे ही लगा वो सुधर रहा है, वो फिर से अपनी पुरानी आदतों पे उतर आया। फिर वो रिमार्क करती हैं कि ये सिचुएशन एक्चुअली उनके प्लान्स के लिए एकदम सही है। वो कहती हैं कि एक बार उसके लिए जीवन साथी चुन लिया जाए तो वो ये सब आवारागर्दी छोड़कर सेटल हो जाएगा। वो बड़े जोश से वादा करती हैं कि वो खुद उसके लिए एक सही दुल्हन ढूंढेंगी और उसे उन पे भरोसा रखने को कहती हैं। उनके जाने के बाद प्रिंस वहां हैरान परेशान बैठा रह जाता है, ये सोचकर कि अब क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाद में अडेलिया घबराते हुए पूछती है कि क्या नाइट बनने का मतलब है कि अब उसे माना मिलेगा। प्रिंस कंफर्म करता है और कहता है कि वो उसे एक बहुत ही स्पेशल टाइप का माना देगा। वो ब्लू एनर्जी चैनल करना शुरू करता है और रिचुअल की तैयारी करता है। जब अडेलिया के चारों तरफ गोल्डन पावर उठने लगती है तो वो उस स्वॉर्ड मार्की की भूली बिसरी लेगेसी को याद करता है और उन सारी टेक्निक्स की एक एक डिटेल उसे याद आती है। उसे वो लेजेंड के फायरी फुटस्टेप्स याद आते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसकी तलवार उंगलियों के इशारे पे नाचती थी। वो इमेजिन करता है कि उस मास्टर की गोल्डन फिगर अडेलिया पे अपना हाथ रख रही है, जैसे अपनी लेगेसी उसे सौंप रही हो। विजन उस गोल्डन बालों वाले मास्टर पे फोकस करता है जो अडेलिया को ताकत दे रहा है। वो ताकत उसके सीने में एक चमकते हुए माना हार्ट की शक्ल लेती है। एक सिस्टम नोटिस कंफर्म करता है कि अडेलिया बायर्न ने सक्सेसफुली माना महसूस कर लिया है और मैसेजेस आते हैं कि प्रिंस ने उस पर माना इम्प्रिंट कर दिया है और वो उसके शरीर में पूरी तरह सेटल हो गया है। एक और नोटिफिकेशन ऐलान करता है कि उसके अंदर एक माना हार्ट बन गया है। अडेलिया अपने चारों तरफ की एनर्जी को हैरानी से देखती है, ये रियलाइज करते हुए कि ये चमकती हुई ताकत माना है। प्रिंस उसे बताता है कि जो उसने अभी किया वो माना हार्ट बनाने का तरीका है और उसे इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने को कहता है। इस कोशिश से थककर वो आगे की तरफ गिर जाता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। हाफते हुए वो खुद से एडमिट करता है कि सिर्फ एक माना हार्ट बनाने में ही उसकी पूरी ताकत निचोड़ गई। वो उसे बस थकान कहकर टाल देता है, जबकि वो हैरान होती है कि उसने उस जैसे मामूली इंसान के लिए इतनी मेहनत क्यों की। वो रूखेपन से कहता है कि सब ठीक है और वो अब जा सकती है। उसका पीछा न छोड़ने वाली नजर देखकर वो ऑकवर्ड होकर पूछता है कि वो उसे इस तरह क्यों देख रही है। वो पूरी तरह भावुक हो जाती है। वो झुककर प्रणाम करती है और कसम खाती है कि वो अपनी बाकी जिंदगी पूरी वफादारी से उसकी सेवा करेगी। वो मुस्कुराता है और उसे याद दिलाता है कि वो उसका मालिक है। वो बड़े जोश से हाँ बोलती है। जब वो दूर जा रहा होता है तो वो अकेले में एडमिट करता है कि उसे डर है कि कहीं वो एक दिन ये हायरार्की न भूल जाए। उसे चमकती हुई लगभग पागलपन भरी आंखों से देखते हुए देखकर उसे रियलाइज होता है कि उसका ये डर शायद सही है। कुछ दिन बाद उसका नाइट कमांडर बर्नार्डो एली का मामला उठाता है। कमांडर समझाता है कि एली को रॉयल गार्ड ने एक की विटनेस के रूप में पकड़ रखा है और आने वाले ट्रायल तक कोई उससे मिल नहीं सकता। प्रिंस दुखी होकर पूछता है कि क्या उसे ट्रायल में जाना पड़ेगा, पर उसे याद दिलाया जाता है कि रॉयल्टी कभी ट्रायल पे नहीं खड़ी होती। सुकून की सांस लेते हुए वो कहता है कि ये अच्छी खबर है। उसे अभी भी लगता है कि इस इंसिडेंट के लिए पूरा ट्रायल रखना कुछ ज्यादा ही बड़ा रिएक्शन है। वो अडेलिया की तरफ मुड़ता है और कैजुअल तरीके से उसका हालचाल पूछता है, जिससे वो चौंक जाती है। वो खास तौर पे पूछता है कि क्या उसका माना हार्ट स्टेबल हो गया है और वो हाँ बोलती है। सेटिस्फाइड होकर वो ऐलान करता है कि अब से वो उसकी ट्रेनिंग में हिस्सा लेगी। वो उसे कपड़े बदलकर ट्रेनिंग ग्राउंड्स में मिलने का ऑर्डर देता है। वो ये भी ऐड करता है कि अब वो अपना सफाई करने वाला कपड़ा रख दे, क्योंकि अब वो सिर्फ एक मेड नहीं बल्कि एक नाइट है। प्रैक्टिस फील्ड पे प्रिंस अपनी वार्म अप एक्सरसाइजेज शुरू करता है। स्ट्रेच करते वक्त वो सवाल करता है कि उसका सख्त इंस्ट्रक्टर वहाँ क्या कर रहा है। इंस्ट्रक्टर चिढ़कर बोलता है कि वो प्रिंस की नहीं बल्कि पास में किसी और की बात कर रहा है। हम देखते हैं कि अडेलिया आर्मर पहनकर मैदान के चक्कर लगा रही है। जैसे ही इंस्ट्रक्टर उसकी तरफ इशारा करता है, प्रिंस बड़े कैजुअल तरीके से जवाब देता है कि हाँ, वो वाकई उसे एक